देखिए स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। देखिए तो कल हम आपको ना मल्टी स्टेज में टू स्टेज कॉम्प्रेसर, टू स्टेज या थ्री स्टेज भी कॉम्प्रेसर रहेगा तो भी उसी टाइप से चीजें होगा, बस तीन स्टेज में होगा। टू स्टेज आपका कभी भी पूछेगा टू स्टेज ही, टू स्टेज या मल्टी स्टेज पूछेगा आप टू स्टेज वहां पे एक्सप्लेन करेंगे पूरा। ठीक है। कभी भी मल्टी स्टेज पूछे, मतलब मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर देन वन सिलेंडर उसमें आपका कंप्रेसर में यूज किया हुआ रहेगा। तो मोर देन वन मतलब टू भी तो हो सकता है, तो सिंपली टू वाला करना है। तो और न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछेगा ना तो टू और थ्री, टू का आपको पता हो जाएगा ना तो दिक्कत नहीं है, थ्री हो या फोर हो या फाइव सिलेंडर हो कैसा भी हो, दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए हेडिंग बना दीजिए। हम यहाँ पे अब ये आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा सा, ताकि न्यूमेरिकल यहाँ से बनेगा। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सर का। एक मिनट। इसके बाद हाँ बोलिए। सर जैसे थ्री सिलेंडर रहेगा जिसमें, तो पहला वाला को उसमें लोअर प्रेशर कंप्रेसर बोलेंगे और तीसरा वाला को बोलेंगे हाई प्रेशर कंप्रेसर। हाँ, और बीच वाला को इंटरमीडिएट प्रेशर कंप्रेसर। ठीक है। बीच वाला को इंटरमीडिएट नाम से बोला जाता है। उसमें दो दो बार इंटरकूलर लगा हुआ रहेगा डियर, है ना। यदि तीन सिलेंडर रहेगा ना तो पहला वाला को लो प्रेशर कंप्रेसर, बीच वाला को इंटरमीडिएट प्रेशर कंप्रेसर और लास्ट वाला को हाई प्रेशर कंप्रेसर। और यहाँ पे जब तीन सिलेंडर होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें इंटरकूलर जो लगा रहेगा वो कितने जगह पे लगा रहेगा? दो जगह पे इंटरकूलर लगा हुआ रहेगा, ऐसे या नो? बिल्कुल भी सारा चीज वैसे ही अरेंजमेंट बनेगा, सब कुछ वैसा ही होगा। ठीक है, बस दो जगह पे क्या लगेगा? इंटरकूलर लगेगा। इतना बात आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं कि आखिरकार टू स्टेज कंप्रेसर को चलाने के लिए कितना वर्क का रिक्वायरमेंट है, टू स्टेज कंप्रेसर को चलाने के लिए कितना वर्क का रिक्वायरमेंट है। तो हेडिंग बना दीजिए वर्क रिक्वायर्ड, वर्क रिक्वायर्ड, क्योंकि कंप्रेसर एक नेगेटिव डिवाइस है। वर्क रिक्वायर्ड फॉर टू स्टेज, work required for two stage reciprocating compression, reciprocating compressor, work required for two stage reciprocating compressor with intercooler। याद रखिएगा इंटरकूलर इसमें यूज किया गया है। इंटरकूलर नहीं करने से और करने से क्या फायदा आपको हम बताए हैं, है ना। तो चलिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, टू स्टेज है, इसमें इंटरकूलर लगा हुआ रहेगा। तो आखिरकार कितना वर्क, ये बताइए कि आपको पावर पूछे तो पावर का मतलब क्या हुआ? वर्क यदि आपको पता हो जाएगा तो पावर जानना बहुत आसान है ना। वर्क यदि पता हो जाएगा तो ऑब्वियस है डियर कि पावर जानना बहुत आसान है। हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं लेट, अभी जो हम नोटेशन कुछ यूज करेंगे, P1 जो यहाँ पे मेरा प्रेशर रहेगा वो प्रेशर रहेगा इनलेट प्रेशर ऑफ लो प्रेशर कंप्रेसर, इनलेट प्रेशर ऑफ लो प्रेशर, लो प्रेशर सिलेंडर भी बोल सकते हैं या लो प्रेशर कंप्रेसर भी बोल सकते हैं। और P2 जो प्रेशर मानेंगे अभी, वो P2 प्रेशर हम लोग मानेंगे कहाँ का? तो ये प्रेशर आपका होगा, P2 प्रेशर जो होगा ये प्रेशर आपका होगा, जैसे P2 और P2 डैश दोनों क्या है? दोनों का प्रेशर बराबर है। P2 आप डायग्राम में ऊपर में देखे थे, P2 और P2 डैश जो है वो दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है इसीलिए हम P2 को बोलेंगे कि ये जो है एग्जिट प्रेशर है। किसका प्रेशर है एग्जिट का? तो लो प्रेशर कंप्रेसर का एग्जिट प्रेशर। आप ये बताइए कि डायग्राम में जो ऊपर पीवी डायग्राम दिख रहा है जस्ट ऊपर इस पेज के ऊपर जो होगा, जो आपके कॉपी में होगा, उसमें जरा बताइए क्या मतलब जो है आपका लो प्रेशर, जो लो प्रेशर सिलेंडर है, लो प्रेशर सिलेंडर या लो प्रेशर कंप्रेसर का जो सिलेंडर है उसका एग्जिट प्रेशर कौन सा है? बताइए तो जरा नोटेशन। P2 एग्जिट प्रेशर ऑफ लो प्रेशर, लो प्रेशर सिलेंडर, बताइए जरा। सुनाई तो दे रहा है ना? बताइए। P2 सर। P2 है या P2 डैश है? P2 डैश। P2 डैश है, धन्यवाद। P2 डैश है, यस लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं आना आपको। हम लिखे एग्जिट प्रेशर ऑफ लो प्रेशर सिलेंडर
तो आप कहेंगे सर लो प्रेशर सिलेंडर का तो एग्जिट प्रेशर जो था वो हमारा 2 डैश है सर, 2 डैश है, 2 तो नहीं है, लेकिन हम 2 डैश, आप जानते हैं कि 2 डैश और 2 का वैल्यू क्या है, प्रेशर 2 डैश का प्रेशर 2 का वैल्यू बराबर है, इसीलिए 2 डैश ना लिख करके 2 ही लिख दिए, क्योंकि जब दोनों बराबर हैं, ऊपर में यहाँ लिख ही दिए। अब P3, P3 क्या होगा, अच्छा हाँ एक चीज और भी इसको बोल सकते हैं P2 को, P2 और किसका प्रेशर है, तो आप कहेंगे सर ये जो है वो इंट्री प्रेशर है, इंट्रिंग प्रेशर है हाई प्रेशर सिलेंडर का, दोनों बातें हैं ना इसमें, इंट्रिंग प्रेशर, इंट्रिंग प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर सिलेंडर, इस तरह से भी मान लेंगे हम लोग। और P3 जो है P3 वो आपको मालूम होना चाहिए हाई प्रेशर सिलेंडर का मतलब फाइनली एक तरह से P3 डिलीवरी प्रेशर है, तो एग्जिट, आप एग्जिट भी इसको बोल सकते हैं, एग्जिट प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर सिलेंडर, एस या नोटेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि नोटेशन यूज करेंगे। V1 जो है वो वॉल्यूम है लो प्रेशर सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ लो प्रेशर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लो प्रेशर सिलेंडर, मतलब कौन वॉल्यूम, तो इनलेट वॉल्यूम, आप इसको इनलेट भी जोड़ दीजिए जैसा रहेगा, इनलेट वॉल्यूम। और V2 क्या है, तो V2 जो है आपका ऑब्वियस है इनलेट वॉल्यूम हाई प्रेशर सिलेंडर है। नोटेशन में किन्हीं को दिक्कत है तभी जल्दी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरा देखिए डायग्राम में, ये सारा नोटेशन जो है एकदम एक बात याद रखेंगे, सारा नोटेशन आपके पास जो एबव डायग्राम है पीवी यहां से लिखे है, इस डायग्राम से सारा नोटेशन जो है इस डायग्राम से लिखा गया है। जरा देखिए वन को, वन वॉल्यूम V1 बराबर किसका होगा, तो ये बताइए क्या इनलेट वॉल्यूम नहीं होगा क्या लो प्रेशर कंप्रेसर का, लो प्रेशर कंप्रेसर या लो प्रेशर सिलेंडर का इनलेट वॉल्यूम होगा कि नहीं V1, वहीं से तो हवा इंटर किया ना सिलेंडर के अंदर, ठीक है, तो सिंपली वन वॉल्यूम जो होगा वो टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम है जो आपका, और 2 पॉइंट कौन सा है, तो 2 पॉइंट भी आपका क्या है, हाई प्रेशर सिलेंडर का इनलेट पॉइंट है 2 वाला, 2 वाला पॉइंट भी क्या है, इनलेट पॉइंट है हाई प्रेशर सिलेंडर का। तो यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं कि, तो इसको ना इनलेट वाला को, एक मिनट, इनलेट से कोई खास मतलब नहीं है, इनलेट को यहाँ हटा ही दीजिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रखिए, डायरेक्ट वॉल्यूम है सीधा, वॉल्यूम ऑफ लो प्रेशर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हाई प्रेशर सिलेंडर, एस या नो बताइए एक बार, एस या नो। अब यहाँ पे काम करते हैं कि केस वन, केस वन में वर्क रिक्वायर्ड, अच्छा वर्क रिक्वायर्ड तो ऊपर में हेडिंग बना ही दिए हैं, इन केस ऑफ परफेक्ट इंटरकूलिंग, केस वन में क्या है, तो इन केस ऑफ परफेक्ट इन, सॉरी परफेक्ट, इम्परफेक्ट के लिए पहले कर लेते हैं, परफेक्ट आगे करेंगे, इन केस ऑफ इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग, कोई बता सकते हैं क्या इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग किसको बोलते हैं, इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग किसको बोलते हैं, बताइए जरा। सर लोअर प्रेशर कंप्रेसर का इनलेट प्रेशर टेम्परेचर सर एयर का, और जो क्या बोलते हैं इंटरकूलर का जो एग्जिट रहता है उसका, दोनों का प्रेशर बराबर नहीं होगा। धन्यवाद, बराबर नहीं होगा, मतलब एग्जिट का प्रेशर ज्यादा होगा, इंटरकूलर का एग्जिट का प्रेशर, जो हमारा लो प्रेशर सिलेंडर है उसका जो इनलेट का प्रेशर है उससे क्या रहेगा, वो ज्यादा रहेगा, है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट इंटरकूलर, उसी को बोलते हैं हम लोग इम्परफेक्ट इंटरकूलर, इतना बात आपको पता है। तो इम्परफेक्ट इंटरकूलर के केस में जो है यहाँ पे
वो अब हम निकालने जा रहे हैं वर्क डन का वैल्यू। तो वर्क डन का वैल्यू कितना होगा डियर? अब बहुत ही आसानी से लिखेंगे, टोटल वर्क डन बराबर टोटल वर्क इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल वर्क रिक्वायर्ड, वर्क डन क्या बोलेंगे? रिक्वायर्ड बोलिए, टोटल वर्क रिक्वायर्ड क्योंकि चलाने के लिए है। तो टोटल वर्क रिक्वायर्ड बराबर क्या होगा? अब कहेंगे सर टोटल वर्क रिक्वायर्ड का मतलब होगा डब्ल्यू एक होगा लो प्रेशर कंप्रेशर का, और प्लस में होगा सर डब्ल्यू हाई प्रेशर कंप्रेसर का। एस या नो? दो बार वर्क को जोड़ना पड़ेगा ना डियर। एक बार लो प्रेशर कंप्रेशर में भी हम बाहर से वर्क दिए हैं पहले, हाँ बताइएगा, समझ में आ रहा होगा तो। और एक बार आप हाई प्रेशर कंप्रेसर को भी तो चलाने के लिए वर्क बाहर से दिए है ना। तो टोटल वर्क का मतलब क्या होगा? दोनों के वर्क को जोड़ेंगे, एस या नो? दोनों के वर्क को जोड़ेंगे, है कि नहीं है? तो ये बताइए कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है पॉलीट्रॉपी के केस में? एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन होता है कि नहीं? और फिर क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाय P1 V1, और फिर क्या होता है? P2/P1 टू दी पावर क्या? n-1 डिवाइडेड बाय सॉरी -1, n-1 डिवाइडेड बाय n-1, और फिर करेंगे प्लस। और फिर से जब हाई प्रेशर कंप्रेसर का बात आएगा तो ऑब्वियस है फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा? तो P2V2 होगा। क्यों P2V2 होगा? क्योंकि 2 पॉइंट जो है वो एंट्री का पॉइंट है हाई प्रेशर कंप्रेसर का। 2 पॉइंट जो है वो एंट्री का पॉइंट है हाई प्रेशर कंप्रेसर का, इसीलिए होगा n-1/n माइनस क्या होता है 1। क्या ये फॉर्मूला सभी लोग इस फॉर्मूले से फैमिलियर है ना? इस फॉर्मूले से सभी लोग फैमिलियर है कि नहीं है? ये फॉर्मूला जी देख सर। चुके हैं? देखिए बाबू, सबसे पहले जो लिखा हुआ फॉर्मूला लो प्रेशर कंप्रेसर का है, एकदम मत घबराइए। लो प्रेशर कंप्रेसर का मतलब क्या हुआ? देखिए इस डायग्राम में, ये डायग्राम आपके पास है भी, ये डायग्राम में देखिए 1 से 2 डैश, अब अलग बात है 2 डैश का प्रेशर और 2 का प्रेशर बराबर है, 2 डैश का प्रेशर और 2 का प्रेशर बराबर है। तो 1 से 2 भी जो जा रहा है वो पीवी टू दी पावर एन बराबर कांस्टेंट से। तो जब 1 से 2 डैश तक जाएगा पीवी टू दी पावर एन बराबर कांस्टेंट से, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे पॉलीट्रॉपी का जो फॉर्मूला होता है, जो हम ऑलरेडी सिंगल स्टेज में बता चुके हैं, वो फॉर्मूला एक बार लगाएंगे। एक बार 2 से 3 हाई प्रेशर कंप्रेसर है तो वहां पे भी पॉलीट्रॉपी का ही फॉर्मूला, मतलब पॉलीट्रॉपिक हो रहा है तो वहां का भी वर्क डन का जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जो कि ये दिख रहा है। अब आगे बात करेंगे केस टू, आगे लिखिए केस टू। केस टू में क्या होगा? यदि हमारा सर जो ये है, विदाउट क्या बोलिए? विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम का है ना? हाँ 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 हाँ, ये सब विदाउट क्लियरेंस का है, बिल्कुल सही बात, विदाउट क्लियरेंस का दिया। जितना भी आप कहेंगे क्यों विदाउट क्लियरेंस, देखिए ना, ये जो डायग्राम पीवी डायग्राम है ये विदाउट क्लियरेंस है, विद क्लियरेंस है? ये जी पीवी डायग्राम विदाउट क्लियरेंस है कि विदाउट। नहीं है? विदाउट है ना? ऊपर में हेडिंग भी बनाए थे कहीं बाबू कि विदाउट क्लियरेंस, देखिए यहाँ पे विदाउट क्लियरेंस, मतलब जो भी जी बता सर। रहे थे आपको विदाउट क्लियरेंस वाला, तो यहाँ बिल्कुल भी विदाउट क्लियरेंस का है। तो इन केस ऑफ परफेक्ट इंटरकूलर, परफेक्ट इंटरकूलर, अब आपको इम्परफेक्ट के लिए बता दिए, अब परफेक्ट के लिए बताते हैं क्या होता है और क्या अलग है। तो परफेक्ट के लिए भी ना बाबू सेम फॉर्मूला होगा। टोटल वर्क डन को हम मान लीजिए, मान लिए टोटल वर्क रिक्वायर्ड, टोटल वर्क कितना जरूरत है, टोटल वर्क रिक्वायर्ड। तो टोटल वर्क रिक्वायर्ड को डब्ल्यू मान लिए, तो इसमें भी डब्ल्यू होगा लो प्रेशर कंप्रेसर का, और डब्ल्यू होगा आपका क्या? हाई प्रेशर कंप्रेसर का। तो डब्ल्यू लो प्रेशर कंप्रेसर का सेम फॉर्मूला होगा डियर, जो ऊपर में लिख चुके हैं, P1 V1, और फिर क्या होगा? तो P2/P1 होता है। ये सब फॉर्मूला आप ऑलरेडी देख चुके हैं और हम ये सब फॉर्मूला को डिराइव करके लाए भी थे। और प्लस क्या होगा फिर से? n डिवाइडेड बाय n-1, यहाँ पे क्या होगा? P2V2, और फिर क्या होगा? 3/2 का पावर में क्या होगा? n-1 अपॉन क्या होगा? n होगा, 1 होगा। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप देखे हुए हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे अब हम और क्या काम करें? तो इसके आगे देखिए किस तरह काम होगा, यहाँ तक तो सारा चीज वैसे ही चल रहा है। अब आगे जरा समझिए, आगे जरा समझिए, उसको हम रेड कलर से करेंगे, आपको याद होना चाहिए। वी नो दी आइडियल गैस इक्वेशन, वी नो दी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं कितने लोग बता पाते, बताइए तो, बताइए आइडियल गैस इक्वेशन, जल्दी पीवी बताइए। बराबर पीवी इक्वल टू एम आर टी।
पीवी बराबर एम आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन, बढ़िया बात है। तो पीवी बराबर एम आर टी हो गया। यहां से ये बताइए क्या ऐसा आप लिख सकते हैं क्या पीवी बाई टी बराबर कांस्टेंट, पीवी बाई टी बराबर कांस्टेंट, क्योंकि एम और आर दोनों जो होता है ना ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू ही होता है। एम भी फिक्स रहेगा, आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू एयर के लिए जो है, आर का वैल्यू एयर के लिए जो है वो 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है, सभी को पता होगा एयर के लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो यानी कि एम और आर का मल्टीप्लीकेशन कुछ कांस्टेंट है, तो पी भी इधर टी कर दे बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और उम्मीद है कि ये फॉर्मूला से भी आप परिचित होंगे, इसका भी नाम जानते होंगे। इसको बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन, याद रखिएगा। तो जनरल गैस इक्वेशन आपके पास है बाबू। अब एक काम करिए, जब इतना बराबर कांस्टेंट है इसका मतलब 1 पॉइंट का प्रेशर, 1 पॉइंट का वॉल्यूम, 1 पॉइंट का टेम्परेचर बराबर जो होगा वो 2 पॉइंट का वॉल्यूम, 2 पॉइंट का प्रेशर, 2 पॉइंट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट का टेम्परेचर। यस या नो? जब कोई भी वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है तो 1 पे बराबर, 2 पे बराबर, 3 पे, सब पॉइंट पे बराबर होगा ना, होगा कि नहीं होगा? यहां से जरा देखिए, ये बताइए फोर फोर परफेक्ट इंटरकूलर, जरा बताइए तो कौन कौन टेम्परेचर बराबर होगा? जो आपके पास पीवी डायग्राम है उससे बताइए कौन कौन टेम्परेचर बराबर होगा, टीएस डायग्राम से बताइए, टीएस से पता चलेगा ना टेम्परेचर। फोर परफेक्ट इंटरकूलर में बताइए, फोर परफेक्ट इंटरकूलर में बताइए कौन कौन टेम्परेचर बराबर होगा, देखते हैं कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं। टी टू इज इक्वल टू टी वन या टी वन इज इक्वल टू टी टू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब परफेक्ट इंटरकूलर में कल ही बताए थे ये बराबर होगा, जब ये बराबर होगा तो ये दोनों कट जाएगा डियर, और जब ये दोनों कट जाएगा तो P1 V1 बराबर कितना हो जाएगा, P2 V2, एस या नो? होगा कि नहीं होगा? लेकिन P1 V1 बराबर P2 V2 तब है जब हमारा क्या है, परफेक्ट इंटरकूलर, है कि नहीं है? जब परफेक्ट इंटरकूलर है तब है। अब चलिए ये जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है ये किसके लिए लिखा जा रहा है, परफेक्ट इंटरकूलर के लिए लिखा जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो लिखा गया है इसमें इसमें आपका P1 V1 का जो वैल्यू है, P2 V2 का जो वैल्यू है, दोनों बराबर है। यहां से देखिए क्या सर आज सेकेंड केस स्टार्ट हुआ सर कि फर्स्ट केस भी सर आज हुआ है सर? पहला केस किए हैं ऊपर में, सर आज ही हुआ है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक अभी है अभी सर। अभी अभी हुआ है। तो चलिए ये हो गया बराबर। तो जब ये दोनों बराबर हो गया बाबू, देखिए ऊपर ब्लू कलर से घेरे हैं, जब P1 V1 हम यहाँ प्रूफ कर दिए परफेक्ट इंटरकूलर के केस में P1 V1 बराबर P2 V2 होगा, और साथ ही साथ n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 भी देखिए दोनों में बराबर है। तो ये बताइए एबव फॉर्मूला से, तो फ्रॉम एबव फॉर्मूला से कॉमन आ जाएगा कि नहीं, कुछ कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे आएगा सर। फ्रॉम एबव टोटल वर्क फॉर्मूला, टोटल वर्क जिसको बोल रहे हैं W फॉर्मूला, जो टोटल वर्क का फॉर्मूला उससे जरा देखिए, तो W बराबर आप कहेंगे सर कॉमन आ रहा है n माइनस 1, और साथ ही साथ कॉमन जो आ जा रहा है वो P1 V1 भी आ जा रहा है, अंदर में बचेगा P2 बाई P1 टू दी पावर n माइनस 1 बाई n। ठीक है बाबू, और फिर क्या होगा, प्लस होगा, प्लस कितना होगा, तो P3 बाई P2 टू दी पावर n माइनस 1 बाई n, और -1 और -1 मिलकर के बन जाएगा -2। एस या नो? ऊपर वाला ये फॉर्मूला में देखिए P1 V1 P2 V2 के बराबर है, तो आप P1 V1 P2 V2 को भी P1 V1 ले सकते हैं। तो इसका मतलब n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 और P1 V1 ब्रैकेट में कॉमन आएगा, तो कॉमन आने के बाद बचेगा क्या, P2 बाई P1 टू दी पावर n माइनस 1 बाई n, और प्लस बचेगा P3 बाई P2 टू दी पावर n माइनस 1 बाई n, और -1 और -1 मिलकर के क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। -1 और -2 मिलकर के क्या बनेगा, -1 और -1 मिलकर के -2 बनेगा। इसी को और भी आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, n डिवाइडेड बाय, देखिए न्यूमेरिकल में यूज होगा आपका ये फॉर्मूला, n डिवाइडेड बाय n माइनस 1, P1 V1 के जगह पे आप चाहे तो MRT1 भी लिख सकते हैं यदि टेम्परेचर दिया रहे तो। फिर क्या लिखेगा, P2 बाई P1 टू दी पावर n माइनस 1 बाई n प्लस P3 बाई P2 टू दी पावर n माइनस 1, और क्या होगा, -2। इतना ही होगा। कोई प्रॉब्लम है इस फॉर्मूला में कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि कुछ भी नहीं किए, बस कॉमन लिए और परफेक्ट इंटरकूलर का कॉन्सेप्ट अपनाए, तो ये फॉर्मूला से आपका न्यूमेरिकल बनेगा, जरूर इतना बात याद रखिएगा। अब आपसे एक सवाल है, सवाल क्या है,
कि आप ये बता दीजिए कि कंप्रेसर को चलाने के लिए बाहर से काम दिया जा रहा है या नहीं। कंप्रेसर को चलाने के लिए बाहर से काम दिया जा रहा यस है सर। या नहीं, इतना बताइए। यस जब इतना यस बताइए सर। तो कंप्रेसर को जो बाहर से देंगे, अरे दुकान जाइएगा आप लोग, यदि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप जहां पे एयर फील करता है बाइक और कार में, वो दुकान पे जाकर के रुकिए आधा घंटा के लिए। आप आधा घंटा के लिए आप रुकेंगे, आप देखेंगे कि इस दुकान में जो है बड़ा सा सिलेंडर जैसा है, सिलेंडर के ऊपर भी जैसे छोटा सा रहेगा ना सिलेंडर जैसा, स्टोरेज उसको बोलते हैं, तो छोटा रहेगा ना, तो उस कंडीशन में तो उसके ऊपर ही इंजन लगा हुआ रहेगा और कंप्रेसर। लेकिन थोड़ा बड़ा साइज का रहेगा तो आप देखिएगा कंप्रेसर नीचे है और इंजन बगल में बेल्ट से कनेक्टेड है। जैसे इंजन को स्टार्ट किया गया है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर को, कंप्रेसर चलने लगा, और फिर कंप्रेसर से जो डिलीवरी हवा होता है उसका, उसमें एक पाइप लगा हुआ रहता है स्टोरेज में हमारा, यस या नो। स्टोरेज में एक पाइप लगा रहता है और वहीं से वो स्टोरेज में भरते जाता है, वहीं से स्टोरेज में भरता जाता है। अब देख लेंगे, बिल्कुल भी सब देखने का चीज है, बिल्कुल देख लेना है। तो आप ये बता दीजिए बाबू कि जब काम बाहर से दिया जा रहा है, जब काम बाहर से दिया जा रहा है, तो मिनिमम काम आप देना चाहेंगे या मैक्सिमम? मतलब आप क्या चाहेंगे, बहुत ज्यादा वर्क इसके ऊपर करना पड़े वो आपके लिए फायदेमंद होगा, मिनिमम। या बहुत कम है, मिनिमम ना? तो इसीलिए अब आइए हम कंडीशन निकाल रहे हैं। अब मिनिमम वर्क का मतलब क्या होता है? कंप्रेसर का एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? मैक्सिमम होगा सर। कोई भी कोई भी कंप्रेसर यदि कम पावर में चल रहा है, कम पावर में चल रहा है, तो उसके पास जो होगा, या फिर कोई भी दुनिया का मशीन कम पावर से चल रहा है, तो ये बता दीजिए उसका, उस मशीन का एफिशिएंसी कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा, धन्यवाद, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आइए, अब नया से हेडिंग बनाइए, नया कंडीशन 4 हेडिंग बनाइए। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कंडीशन 4। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी, ये सब जो डेरिवेशन कर रहे हैं ये बिल्कुल भी आपका, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा, सेमेस्टर में नहीं आएगा डेरिवेशन। अभी जो कंडीशन कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। कंडीशन 4 मिनिमम वर्क, कि कितना मिनिमम है ना, मिनिमम मम। कंडीशन 4 मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम वर्क रिक्वायर्ड हो, रिक्वायर्ड फॉर ए टू स्टेज, टू स्टेज के लिए देखने जा रहे हैं, टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। या फिर देखिए यहीं पे मिनिमम वर्क को आप क्या बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं मिनिमम एफिशिएंसी। क्या ये ईटा वाला से पता चल जाएगा सभी को क्या? ईटा लिख करके एन जैसा जो लिखते हैं मिनिमम, मतलब पढ़ लेंगे क्या? इसका मतलब होगा, इसको पढ़ने सीखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे मिनिमम समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे, मिनिमम, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिख दिए यार, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, हाँ मिनिमम नहीं मैक्सिमम, मैक्सिमम लिखना है। अच्छा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होता, अभी आपको बोलने में बताए थे, लिखने में देखिए मिस्टेक से लिखा गया, मिनिमम वर्क मतलब एफिशिएंसी क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो अभी हम निकालने जा रहे हैं ना, अभी जो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वो फॉर्मूला होगा मिनिमम वर्क का, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी का, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए जो है, इस पर्पस के लिए ऑब्वियस है कि आपको परफेक्ट इंटरकूलर वगैरह इसमें आपको करना पड़ेगा, है ना। फॉर दी, मतलब इस पर्पस के लिए आप याद रखिएगा परफेक्ट इंटरकूलर भी जरूर होगा, सॉरी डियर, परफेक्ट इंटरकूलर वगैरह जरूर होगा। तो आइए अब यहाँ पे लिखते हैं वी नो, थोड़ा ना मेरा तबीयत एकदम ठीक नहीं है, वी नो दैट, वी नो दैट। देखिए अभी एक फॉर्मूला लिखे थे ना ऊपर में, देखिए ऊपर में फॉर्मूला क्या लिखे, तो टोटल वर्क बराबर कितना था, एन डिवाइडेड बाय
n डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है। और फिर क्या है P1 V1 ब्रैकेट था, और फिर क्या था P2 बाय P1 टू दी पावर n माइनस 1 बाय n, और प्लस क्या था P3 बाय P1, सॉरी P3 बाय P2, इसका पावर में कितना था n माइनस 1 बाय n, और माइनस क्या था 2, इतना था। क्या इतना है कि नहीं है? वी नो दैट के जगह पे यस ना वी जी हैव सर। लिखे, वी हैव लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, वी हैव, है ना, वी हैव, इतना इस तरह से है। अभी जस्ट देखे हम लोग, ऐसा है फॉर्मूला। अब देखिए मैक्सिमम, ये तो वर्क का फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम मिनिमम का नहीं है, ये वर्क का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ मिनिमम वर्क के लिए काम करना है। अब बचपन से तो नहीं, आप मतलब मैक्सिमा और मिनिमा ऐसा सुने होंगे कभी, तो मैक्सिमा और मिनिमा में यहाँ पे बताइए इस फॉर्मूला में क्या हो रहा है। हियर हियर जो प्रेशर P1 है एंड जो P3 है, ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है कांस्टेंट है। सो फोर मिनिमम वर्क या एफिशिएंसी, क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या रहेगा, मैक्सिमम, ईटा है, ईटा है, ये ईटा। मिनिमम वर्क बोल के एफिशिएंसी मैक्सिमम बोलिए, दोनों का मतलब एक है। P1 एंड P3 कांस्टेंट है, सो फॉर मिनिमम वर्क वी हैव टू वी हैव टू डिफरेंशिएट दी वर्क W with respect to P2, याद रखिएगा P2 के इन्वर्टेड कॉमा विद रिस्पेक्ट टू P2 एंड इक्वेटिंग इट टू जीरो, याद रखिएगा। देखिए आप ना मैक्सिमम मिनिमा सुने होंगे मैथमेटिक्स में, मैक्सिमम मिनिमा के केस में क्या करते हैं हम लोग, तो dy बाई डी एक्स को, मतलब जो डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड उसको क्या डेरिवेटिव करते हैं, करते हैं सर, क्या क्या बाबू, सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं सर, अगर वो निगेटिव है तो मैक्सिमा होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। हाँ तो उसी से करते हैं ना, सबसे पहले तो क्या करते हैं dy बाई डी एक्स को जीरो करते हैं ना पहला का, और नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा, अगला चेक करते हैं, और पॉजिटिव होगा तो मिनिमा, ये बात करते हैं इस तरह से। तो dy बाई डी एक्स तो फर्स्ट स्टेप तो जीरो करने का होता है कि नहीं, बताइए, फर्स्ट स्टेप जीरो करने का होता है कि नहीं, मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, अरे स्लोप बोलते हैं। अरे डिफरेंशिएशन हकीकत में है क्या, तो डिफरेंशिएशन से हम लोग को स्लोप मिलता है, डिफरेंशिएशन से स्लोप। इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप देखे होंगे टेंजेंट नॉर्मल ये सब पढ़ाया जाता है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमको एरिया बॉन्डेड पढ़ाया जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, है ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, मतलब डिफरेंशिएट करना, मतलब कहने मतलब होता है चीजों को छोटा करना। तो छोटा करके एक पॉइंट पे आ गया, तो पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। खैर, तो ये बात आप बचपन से जानते आ रहे हैं। तो इक्वेटिंग टू जीरो लिखे, अभी देखिए दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, तो दैट इज समझिए क्या हुआ, मैथमेटिक्स से बाबू हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दैट इज डी डब्ल्यू बाई जो है वो dp2 इक्वेटिंग टू क्या करना होगा, जीरो। तो जब ऐसा करेंगे तो जरा देखिए डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कीजिए, ऊपर वाला को कॉपी में आप तो लिख ही रहे होंगे। P2 को करना है, तो P2 को करना है, इसका मतलब जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखिए, तो n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 ये बाहर रहेगा, और क्या बाहर रहेगा P1 V1 भी बाहर रहेगा, यस या नो। डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट को बाहर करते हैं ना, अब डिफरेंशिएट किसका होगा, तो d बाई dp2 होगा, और ब्रैकेट में जो है वो पूरे को लिख दीजिए। इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को तो डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं, और प्लस क्या रहेगा, तो P3 बाई P2 n माइनस 1, और माइनस क्या रहेगा, इज इक्वल टू जीरो। अब जब इज इक्वल टू जीरो है बाबू, तो ये बताइए कांस्टेंट वाला जो इधर दिख रहा है n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू P1 D1, उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा जीरो। अब जब जीरो हो जाएगा तब डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कीजिए इधर तोड़ करके, तो क्या लिख सकते हैं, d dp2 ऐसे लिख सकते हैं, और क्या लिखेगा, तो P2 बाई P1 टू दी पावर n माइनस 1 बाई n, ठीक। और फिर क्या लिखेगा, प्लस, फिर लिखेगा d dp2, और फिर क्या लिखेगा P3 बाई P2 n माइनस 1, और टू टू एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो।
तो इसका मतलब 2 का कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। यहाँ से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कीजिए, सिर्फ P2 को करना है, P2 को। इसका मतलब P1 क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट, लेट जो है वो हम मान लिए एम बराबर एन माइनस, सॉरी, एन माइनस 1/n। हम यहाँ पे मान लिए हैं कि ये वैल्यू जो है एम के बराबर है, ताकि ना बार बार लिखना ना पड़े, बार बार एन माइनस 1/n लिखते मतलब क्या होगा, उसके जगह पे सिर्फ एन लिख देंगे, एम लिख देंगे, सॉरी एम। तो यहाँ पे देखिए P2, तो P1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, P1 टू दी पावर क्या होगा माइनस एम, और इंटू क्या होगा, तो इंटू होगा एम, इंटू क्या होगा P2, और P2 का पावर हो जाएगा m-1। होगा कि नहीं होगा। आज कीजिए डिफरेंशिएशन को, आज कीजिए डिफरेंशिएशन को, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ तुरंत मिटा देंगे, dx टू दी पावर n/dx क्या होता है, nx n-1 होता है या नहीं, ये फॉर्मूला nx n-1 यस सर। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो बाबू वही किए, P1 कांस्टेंट है तो P1 ऊपर ले गए, तो n-1/n को हम मान लिए m, तो P1 का पावर में माइनस m हो गया, गुने n-1/n को m माने हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा m P2 टू दी पावर m-1। उम्मीद है कि बातें को समझ पा रहे होंगे। इसको मिटाते हैं हम, ये सब छोटा मोटा मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो कैसे इंजीनियरिंग सीखेंगे, आना ही चाहिए सर आपको। हाँ, सर पूरा ब्लाइंड हो गया सर। पूरा ब्लैंक हो गया, और लोग का हुआ है क्या। नहीं सर वो नहीं ठीक है। सर, समझ नहीं आया सर, वो समझ नहीं आया सर थोड़ा वो। देखिए ना, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा मतलब सर पूरा ब्लाइंड, मतलब अरे मुझे तो, पूरा समझ नहीं आया सर थोड़ा सा ये। अरे देखिए सर अभी छोटा डिफरेंशिएशन सर। छोटा सा चीज है, डिफरेंशिएशन समझाने की है, समझिए ना थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, देख लीजिए एक बार। अब ब्लैंक नहीं है ना, देखिए समझ में आ जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं कर रहा है। अब P3 कहाँ चला जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, P3 बाहर जाएगा, P3 टू दी पावर क्या होगा m, और इंटू होगा P2, तो कितना होगा माइनस m, और क्या होगा P2 टू दी पावर -m-1, और बराबर कितना होगा 0 होगा। ये हो गया, डिफरेंशिएशन कर दिए। यहाँ से ये बताइए कि आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कैसे भी, तो इसको लिख सकते हैं आप एम P2 टू दी पावर m-1 डिवाइडेड बाय क्या P1, और इसको इज इक्वल टू में उधर लिख देंगे, क्योंकि माइनस एम है तो यहाँ माइनस आता है, इधर आपका क्या होगा प्लस होगा राइट साइड में, तो राइट साइड में आ गया प्लस होगा, तो इसको क्या लिखिएगा P3 इंटू एम, और क्या लिखिएगा इंटू P2 टू दी पावर क्या -m-1, इतना ही लिखेंगे। अब आगे और इसको अब सॉल्व करिए, P2 को एक साइड लाइए, P2 को जो है एक साइड लाइए, तो P2 को जब, अच्छा एम एम कट जाएगा, एम एम काट दिए, P2 को एक साइड लाइए, तो P2 को एक साइड लाएंगे तो क्या होगा P2 टू दी पावर m-1 है, ठीक है। इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो P2 टू दी पावर कितना है -m-1 है, और इज इक्वल टू इधर आएगा क्या होगा P1 गुने क्या हो जाएगा P3 हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो। अब आगे इसको लिखेंगे, तो जब बेस सेम होता है, बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है, पावर घटता है। ये बात मैथमेटिक्स से हम जानते होंगे, P2 है डिवाइड में है तो पावर घटेगा, तो m-1 और माइनस करेंगे -m-1 को, और इज इक्वल टू लिखेंगे P1 इंटू P3। तो ये बताइए, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा P2 टू दी पावर कितना होगा m-1 प्लस m प्लस कट 1। जाएगा सर, दोनों कट ये जाएगा। अरे कहीं, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ माइनस होगा एम ना, नहीं कटेगा। हाँ यहाँ पे माइनस होगा, नहीं नहीं कटे, अच्छा नहीं, नहीं नहीं सॉरी, एम कहाँ से कटेगा, एम नहीं ओनली कटेगा, एम वन नहीं कटेगा कटेगा। सर। एम नहीं कटेगा, गड़बड़ लिख दिए, एम नहीं कटेगा ना, यहाँ पे क्या होगा प्लस एम होगा, 1 क्या होगा कटेगा, बस 1 कटेगा, और इधर क्या बचेगा P1 इंटू P3। अब यहाँ से ये बताइए बाबू लोग कि P2 बराबर क्या होगा। अब कहेंगे सर P2 का पावर में 2 होगा, और बराबर में होगा P1 इंटू P3। अब इसको आप और भी सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर P2 बराबर आप लिख दीजिए √P1 इंटू P3, एस या नो। और सर एम का यहाँ वैल्यू सर, एम क्या का चीज, वैल्यू होगा ना सर, एम हटा दिए आप P2 के ऊपर से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
एक मिनट जी, छूटा है यहाँ पे, कुछ लिखने में छूट गया है, ऊपर से छूट गया, देखिए ऊपर छूटा है वो ना, हट ही जाएगा। देखिए यहाँ पे P1 टू दी पावर, यहाँ भी m रहता ना, और यहाँ पे P2 P3 समझ रहे हैं ना। देखिए P3 यही लिखा रहा था ना, तो यहाँ m छूट गया है, और यहाँ पे P1 का पावर में क्या है, यहाँ पे -m है, तो नीचे आता तो क्या होता है, m होता, छूट गया जी। स्टार्टिंग से ही ये सब ना छूट गया। समझ में आ रहा है छूटा कहाँ था, आ रहा था ना। देखिए P3 का पावर m था ना, तो अगला स्टेप में m कहाँ गायब हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ भी m था ये सब के पावर में जी, ये सब के पावर में m था, ठीक है। तो यहाँ पे 2m होगा, ठीक, और ये दोनों का पावर में क्या होगा, m, तो m और m भी कटेगा। तो m और m भी कटेगा, तो नीचे वाला स्टेप कितना होता है, तो P2 का पावर 2 बराबर कितना होता है, P1 इंटू P3। अब ये बताइए 2 से यदि हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे, 2 से यदि दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो इधर 1/2 होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो क्या इस चीज को यहाँ से यहाँ 2 कटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, बताइए लिख सकते हैं या नहीं, मैथमेटिशियन लोग बताइए, और काम करो, मैथमेटिशियन लोग बताइए, हाँ सर। मैथमेटिशियन लोग बताइए, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। सर बट हाँ बोलिए। ये तो सर गैस टरबाइन में भी सर ये यूज होता है सर, ये फॉर्मूला, इसको इंटरमीडिएट प्रेशर बोलते हैं सर, P2 को ना सर। हाँ बिल्कुल भी, काहे नहीं, गैस टरबाइन में भी यूज होता तो है। अरे वो सेम ठीक है है सर, ना, ठीक है, तो यही तो पढ़ा, चल तो वही चीज रहा है। P2 क्या वैसे इंटरमीडिएट याद प्रेशर है, है सर, ये प्रूव हो गया। P2 जो है इंटरमीडिएट प्रेशर होता है, P2 इंटरमीडिएट प्रेशर होता है, ठीक है। और P1 और P3 तो आप जान ही रहे हैं, P1 और P3 आप तो जान ही रहे कहाँ का है, वो P1 का है इनलेट के पास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P3 क्या है, फाइनली जो डिलीवर हुआ है एयर उसका प्रेशर है। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 5 स्टार लगा दिए, ये कंपटीशन वगैरह में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। चलिए यहां तक तो पता चल गया, तो यही है कंडीशन, यही जो है ना, इसको मेरे रेट से कर रहे हैं, यही है एक्चुअली में कंडीशन मैक्सिमम किस चीज का, पावर का। अब थोड़ा एग्जाम में आएगा सर डेरिवेशन ये? नहीं है, बिल्कुल भी चांसेस कम है, बिल्कुल भी चांसेस कम है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल आ सकता है, आ सकता है मल्टी का नहीं आएगा, सर मल्टी का डेरिवेशन न्यूमेरिकल नहीं आएगा सर, तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है आएगा, फिर सर। ठीक है। लेकिन हम, मेरा है कि थोड़ा बता दिया आपको, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं ऐसे भी, तो बता दिए हैं, क्योंकि अब जितना चीज बताया जाता है, कोई भी टीचर आता है तो 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन बताना तो हम लोग को सब होता है ना, ठीक है, तो सारा तो, लेकिन आएगा नहीं। तो चलिए यहां से ये हो गया। अब ये बताइए इसी फॉर्मूला को, नौ नौ, अब थोड़ा बात आप समझिएगा कुछ बातें को, कि इसी फॉर्मूला को कैसे लिखा गया है, तो देखिए P2 का स्क्वायर बराबर P1 इंटू P3 है, ऐसा ही है ना कुछ मेरे पास। अरे P2 इज इक्वल टू रूट अंडर लिखिए या ऐसे लिखिए, बात तो एक ही है। तो P2 सर का P2 स्क्वायर, के जगह P लिख दिए सर। हाँ ठीक ठीक, P2 कर दिए ना, P2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब P2 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, P2 गुने P2 दो बार लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, P1 इंटू P3। यहां से ये बताइए क्या लिख सकते हैं आप, तो यदि हम 1 को इधर डिवाइड कर दिए P2 बाई P1, और इधर 2 को ले गए P3 बाई P2, देखिए ये भी ना काफी कारगर फॉर्मूला आया है, काफी काम का फॉर्मूला है। यहां से ये पता चल रहा है, हम डायग्राम थोड़ा बना दें, तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि सर 1 से ये था हमारा 2 डैश, और यहां से यहां जो था ये था 2 से हमारा कहां पे 3। अरे रफ डायग्राम बनाए हैं, क्या समझ में आ रहा है ये डायग्राम, ये डायग्राम आपका मल्टी, मतलब 2 स्टेज का है, 2 स्टेज का है, ठीक। तो ये डायग्राम है। अब यहाँ पे एक बात और भी है कि P2 का वैल्यू और P2 डैश का वैल्यू क्या है, बराबर है ना, बराबर है दोनों का वैल्यू, P2 और P2 डैश का। तो ये बताइए आपसे यदि हम प्रेशर रेशियो लो प्रेशर कंप्रेसर का पूछते, कि लो प्रेशर कंप्रेसर का प्रेशर रेशियो कितना होगा, हाई प्रेशर कंप्रेसर का कितना होगा, तो आप कहते कि सर प्रेशर रेशियो जो है वो लो प्रेशर कंप्रेसर का जो होगा वो क्या होता है, तो P2 बाई P1 होता है, एस या नो। ऐसे P2 डैश होता तो P2 डैश और P2 तो बराबर है ना, P2 डैश और P2 तो बराबर है ना,
एंड जो आरपी यस होगा सर। हाई प्रेशर कंप्रेसर का, वो आरपी हाई प्रेशर कंप्रेसर का कहां से कहां होगा, तो 2 से बढ़ करके 3 तक गया, तो इसका मतलब फाइनल प्रेशर कौन है, 3 बाई क्या लिखते, 2 लिखते, एस या नो, 3/2 लिखते, लिखते कि नहीं। तो यहां से देख पा रहे हैं, यही वाला फॉर्मूला ऊपर नजर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम यदि आप चाहत रखते हैं, कभी भी ये चाहत रखते हैं टू स्टेज कंप्रेसर से कि हमारा टू स्टेज कंप्रेसर कम से कम काम ले, कम से कम वर्क ले बाहर से कम पावर कंज्यूम करे फ्रॉम आउटसाइड, मतलब आउटसाइड में जो इंजन है उससे कम पावर ले और कंप्रेसर हमारा चले अच्छे से, इंजन से कम पावर ले और कंप्रेसर हमारा अच्छे से चले, तो उस कंडीशन में एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो इंटरमीडिएट प्रेशर है मस्ट बी इक्वल टू दी रूट अंडर P1 into P3, yes या नो, इंटरमीडिएट प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू रूट अंडर P1 into P3, तभी आपका चाहत पूरा होगा कि टू स्टेज कंप्रेसर जो है वो कम ही वर्क बाहर से कंज्यूम करेगा और कंप्रेसर मजे में चलेगा, yes या नो, कंप्रेसर मजे में चलेगा, yes या नो, बताइए पहले। लेकिन ये नहीं कंडीशन रहेगा तो नहीं, क्योंकि दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू ड्राइव दी टू स्टेज कंप्रेसर। इसका मतलब हुआ कि एक तो ये हो गया P2 का वैल्यू होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी उसी से तो निकल करके आया है, उसी का तो भाई है, P2 का ही तो ये भी भाई है। इसका मतलब हुआ कि यदि आप कभी भी चाहते हैं कि कम ही काम में हमारा कंप्रेसर चले, कम वर्क कंज्यूम करे कंप्रेसर चले, तो प्रेशर रेशियो दोनों सिलेंडर का बराबर होना चाहिए या बराबर नहीं होना चाहिए, बताइए तो बाबू। दोनों सिलेंडर का प्रेशर रेशियो बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, क्या होना बराबर चाहिए, होना चाहिए। बराबर नहीं होगा तो मिनिमम वर्क पे वो चलेगा नहीं। चलिए ये बात तो समझ में आ गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया कि प्रेशर रेशियो मस्ट बी इक्वल, प्रेशर रेशियो मस्ट बी इक्वल, यदि हम चाहते हैं कि कम ही वर्क से हमारा कंप्रेसर चले तो प्रेशर रेशियो मस्ट बी इक्वल, लो प्रेशर कंप्रेसर का प्रेशर रेशियो जो है, हाई प्रेशर कंप्रेसर का जो प्रेशर रेशियो है, दोनों बराबर होना चाहिए। आइए अब करते हैं कहानी आगे। नो अब क्या करेंगे तो देखिए, आप यहाँ पे देखें प्रूफ हो गया है। नो देखिए ये वाला है ना, अब क्या करेंगे सो समझिए, देखिए वर्क का वैल्यू लिखेगा, वर्क, वर्क बराबर क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास है, देखिए वर्क का यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, जो वर्क का बिल्कुल भी फॉर्मूला है एकदम स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूला वर्क का, तो इस फॉर्मूले पे जिसको डबल से भी टिक किया है, तो उस फॉर्मूले को आपके पास है तो क्या लिखिएगा आप, तो एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, और फिर क्या है फॉर्मूला में लिखा हुआ, जरा बताइए P1 V1 है कि नहीं है, और फिर क्या है बाबू, तो आप कहेंगे कि सर P2 बाई क्या है, और फिर क्या है, तो P3 बाई P2 है। एस या नो बाबू, क्या ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब ये फॉर्मूला आप लोग बस इतना मेरा मदद कीजिए कि अभी प्रूफ हुआ है कि नहीं ये दोनों बराबर सेम, यस सर। एट कब, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। यदि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी का चाहत रखते हैं कंप्रेसर से, मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब मिनिमम वर्क, तो ये बराबर होगा, देखिए ऊपर प्रूफ किया है अभी, देखिए ऊपर में P3 बाई P2 बराबर होना चाहिए ना, तो देखिए बराबर, तो जब बराबर होना चाहिए तो देखिए क्या कहानी होगा, आइए, तो देखिए क्या होना चाहिए, एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन इंटू P1 V1, जब दोनों बराबर होगा तो दोनों के जगह कोई एक चीज लिख सकते हैं, तो दोनों के जगह एक ही चीज लिखेंगे तो P2 बाई P1 लिखेंगे हम, एन माइनस वन बाई एन, और प्लस करेंगे फिर लिखेंगे P2 बाई P1 क्योंकि दोनों बराबर है, और माइनस टू। अब आइए जब दोनों को जोड़ सकते हैं या नहीं, दोनों जुटेगा तो 2 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और उधर भी -2 में है, 2 कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे 2n, इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू क्या हो गया एन, एन माइनस वन इंटू P1 V1, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा
होगा कि नहीं होगा फाइनली ये फॉर्मूला? आपको फाइनली ना Yes. कम से कम बस फॉर्मूला जानना है बस। ये फॉर्मूला में जरा ध्यान से देखिए आप, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, रेड कलर से काम कर रहे हैं, देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। बाकी ये बताइए कि यहां से यहां जो फॉर्मूला है, क्या ये सिंगल स्टेज का नहीं है क्या? सिंगल स्टेज का एकदम सेम टू सेम होता था कि नहीं, वंस अपॉन ये टाइम? बहुत पहले आपको बताया ये बात था। Yes. सिंगल स्टेज के लिए है कि नहीं है? सिंगल स्टेज के लिए है, बिल्कुल भी सिंगल स्टेज का यही था। तो इससे क्या समझ में आया कि डबल स्टेज होगा तो बस 2 से बाहर में मल्टीप्लाई कर देना है। प्रूफ होकर के आ गया कि बस डबल स्टेज रहेगा तो 2 से बस बाहर में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं W बराबर 2 इंटू वर्क रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज, ऐसे भी कह सकते हैं आप। प्रत्येक स्टेज में कितना काम जरूरत है, वर्क रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज। लेकिन एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला लाएंगे, तो आइए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जनरलाइज्ड फॉर्मूला ज्यादा काम का होगा। और कौन फॉर्मूला आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए? आइए जनरलाइज्ड फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, कुछ काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। आइए बाबू, देखिए क्या है, क्या है तो वी हैव दैट इज P2 बराबर क्या है, P2 का स्क्वायर P2 बराबर क्या है, रूट अंडर P3, इतना ही है ना। इसको आप और क्या ऐसे है, इतना तो आप आपके पास है। अब इसमें देखिए कुछ ना एक जुगाड़ लगाना है जो बहुत काम का होगा। अभी जो फॉर्मूला निकल के आएगा ना वो बहुत काम का होगा, थोड़ा सा बस देखना है आपको। क्या किए तो देखिए, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, P2 बराबर P1 टू दी पावर 1/2 इंटू, रूट का मतलब सभी को मालूम है ना कि 1/2 होता है पावर में। रूट का मतलब सभी को मालूम होगा पावर में 1/2 होता है, शायद मालूम होगा ये बात। दोनों साइड से जो है ना, दोनों साइड वो मल्टीप्लाई किए P1 टू दी पावर 1/2, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों किए, कुछ अलग सा रिजल्ट लाना है इसीलिए किए, कुछ अलग सा रिजल्ट लाना है इसीलिए कर रहे हैं। दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिए, जो रेड कलर से आपको दिख रहा है P1 टू दी पावर 1/2। अब आप कहेंगे कि सर दोनों साइड एक ही चीज मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आता है। आप ये बात सीखे हुए हैं जनरल सॉरी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, P2 डिवाइडेड बाय, ये बताइए कि यहाँ से ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम है, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बताइए, दोनों को मल्टीप्लाई जो टिक किए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए तो, दोनों को P1 होगा। मल्टीप्लाई करें पी हो P1 जाएगा होगा, सर, पी। धन्यवाद। P1 होगा तो P1 हम इधर नीचे कर दिए है ना, उधर से नीचे ले आए। और इधर क्या बचेगा, तब कहेंगे सर P3 टू दी पावर 1/2 बचेगा। और P3 टू दी पावर, हाँ P3 टू दी पावर 1/2, और फिर आएगा इधर कितना, तो P1 टू दी पावर 1/2। लेफ्ट वाला P1 को इधर ले आए राइट साइड में, और राइट वाला जो P1 टू दी पावर हाफ इंटू P1 टू दी पावर हाफ था ना, उसको सॉल्व करके इधर लेफ्ट में ले आए बाबू। अब इसको और क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, तो आप कहेंगे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सर P2 बाई P1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो P3/P1 का पावर 1/2, एस या नो, लिख सकते हैं क्या ऐसा, क्या लिख Yes, सकते sir. हैं क्या?
लिख सकते हैं ना। तो चलिए, इतना बात तो आप जनरल मैथमेटिक्स आप चीजों को समझते ही है। अब ये थोड़ा सा बताइए बाबू हमको कि P3 कहाँ का प्रेशर है। आप कहेंगे सर P3 जो है ना फाइनल डिलीवर प्रेशर है, यस या नो। P3 कोई पूछ दे बाबू P3 क्या यस ही है, सर। हम ये बोल सकते हैं कि टू स्टेज कंप्रेसर अभी पढ़ रहे हैं, थ्री में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। उसी के लिए जनरलाइज्ड इक्वेशन हम ला रहे हैं यहाँ पे। P3 जो है वो मैक्सिमम प्रेशर है कि नहीं है, एंड P1 जो है वो पूरे का मिनिमम प्रेशर है कि नहीं है बाबू, बताइए ना, ऐसा है कि नहीं है। लेकिन P2 कैसा प्रेशर है, तो बीच तरफ का प्रेशर है, मतलब इंटरमीडिएट है, सेंटर का नहीं है, कहने का मतलब कहीं बीच का है। लेकिन P1 सबसे कम है और P3 सबसे ज्यादा प्रेशर है। अब जब ये वाला प्रूफ हो गया है तो क्या करेंगे, तो पुटिंग दिस रिलेशन इन एबव फॉर्मूला, तो एबव फॉर्मूला मतलब क्या, W का जो फॉर्मूला अभी आपको दिखाए ना उस पे रखिए इसको। तो W का क्या था फॉर्मूला, 2 × n n-1, अभी एबव आप देखे थे, पर क्या था P1 V1। अंदर आइए, P2/P1 है कि नहीं है, देखिए जरा, P2/P1 है ना। तो P2/P1 का ही तो वैल्यू प्रूफ किए ना, P3/P1। तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, P3/P1 का पावर क्या हो जाएगा, n-1 बाई क्या आएगा 2n, और माइनस क्या होगा 1। एस या नो जरा बताइए। एबव फॉर्मूला में रखेंगे P2/P1 का वैल्यू हम प्रूफ किए P3/P1 टू दी पावर हाफ होगा। तो P2/P1 के जगह पे ये रख देंगे तो उसमें n-1/n है, तो इनटू में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला टू स्टेज कंप्रेसर का है, ये फॉर्मूला जो है ये टू स्टेज कंप्रेसर का है, फॉर टू स्टेज कंप्रेसर। अब यहां से ना कुछ बातें हमको ना समझ में आ रहा है, कुछ यहां से ना बातें समझ में आ रहा है, उसको रेड से पूरा ब्लू से कहानी करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। जब टू स्टेज कंप्रेसर के लिए ये फॉर्मूला है, टू स्टेज कंप्रेसर, अच्छा ये बताइए कब, विद परफेक्ट इंटरकूलर या इम्परफेक्ट। तो याद रखिएगा ये डिराइव होकर के आया विद परफेक्ट परफेक्ट इनकलर। इंटरकूलर, विद परफेक्ट इंटरकूलर के लिए डिराइव होकर के ये फॉर्मूला आया है, विद परफेक्ट इंटरकूलर के लिए फॉर्मूला डिराइव होकर के आया है। इसको हम जनरलाइज्ड वे में लाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक चीज ना यहाँ पे देखिए जरा, रिलेशन बाबू, रिलेशन को जरा देखिए एक बार, और उसी को हम यूज करेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है बाहर में, है कि नहीं है, दिख रहा है सबको 2। यहाँ पे भी n के साथ 2 से मल्टीप्लाई है कि नहीं है, जहां जहां रेट से कर रहे हैं, 2 एकदम किनारे है और n-1/2n है, तो n के साथ 2 से मल्टीप्लाई है ना, n के साथ 2 से मल्टीप्लाई है कि नहीं है। तो 2 यस स्टेज सर। के लिए ऐसा है, लेकिन यही 3 स्टेज के लिए जब होगा ना तो बाहर में 3 से मल्टीप्लाई होगा। यही यहां से एक सोचना है, इस तरह से होगा। तो इसी का मतलब आप लिख देंगे x, लिख दीजिए आप मल्टीप्लाई में, और x इंटू कर दीजिए n/n-1, और फिर कर दीजिए P1 V1, और फिर दीजिए ब्रैकेट। P3 कैसे आया होगा, 2 में एक जोड़े होंगे तो P3 आया होगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखना है x+1/P1, और फिर इसका पावर में कर देना है n-1/2n, के जगह पे लिखना है x इंटू n, और फिर क्या कर देना है -1। अब ये फॉर्मूला जो है, दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेसर। आइए, दिस इज द generalized formula, this is the generalized formula for multi-stage reciprocating compressor। reciprocating which type of compressor, sorry reciprocating compressor, which type, तो reciprocating compressor, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला, क्यों जनरलाइज्ड, आइए अब समझते इस फॉर्मूले को थोड़ा। मतलब x का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ
स्टेजेज, एकदम याद रखिएगा, नंबर ऑफ स्टेजेज। इफ टू स्टेज, देन टू स्टेज होगा तो एक्स बराबर कितना होगा? 2। इफ थ्री स्टेज, यदि आपको बोल दिया जाएगा थ्री स्टेज कंप्रेसर, देन एक्स बराबर कितना होगा? 3। इफ फोर स्टेज, बताइए क्या होगा? देन एक्स बराबर कितना होगा? 4। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन मतलब इसी तरह चलेगा। चीजों को समझिए। अब जरा देखिए यहाँ पे थ्री स्टेज यदि हो जाए तो फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो। एक्स की जगह पे क्या लिखाएगा, देखिए तो। अभी हम तुरंत आपको लिख करके बता दे रहे हैं थ्री स्टेज के लिए। आइए थ्री के लिए, तो W बराबर थ्री स्टेज के लिए, थ्री स्टेज के लिए क्या होगा? एक्स की जगह कितना रखेंगे बाबू? अरे एक्स के जगह कितना रखेंगे? 3 रखेंगे सर। और आइए P क्या लिखा हुआ है जरा देखिए तो, P एक्स प्लस वन है, तो एक्स की जगह कितना रहेगा? 3+1। तो जब 3+1 होगा तो क्या होगा? P4 यहाँ पे एक्स इंटू एन है, समझ पा रहे हैं क्या? ये फॉर्मूला जो है ना वो थ्री स्टेज का है। ये फॉर्मूला जो है वो आपका थ्री स्टेज का है। थ्री स्टेज का, थ्री स्टेज का मतलब कैसे? तो देखिए पीवी यदि बनाएंगे ना थ्री स्टेज का, तो देखिए किस तरह बनेगा। 1 से 2 डैश, 2 से गए 3 डैश, ये थ्री स्टेज है। थ्री स्टेज का है, समझ में आ रहा है क्या? थ्री स्टेज का है। कैसे कैसे प्रेशर का वैल्यू है? तो यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू P1, यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू P2, यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू P3, यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू P4, यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू P4। यस या नो? जरा देखिए इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, कि जो भी फॉर्मूला है ये बिल्कुल भी कहाँ का फॉर्मूला है? वन वाला। वन प्रेशर जो है यहाँ का 4/1 है। तो ये बताइए 5 स्टेज, सॉरी यदि 4 स्टेज होगा तो बताइए कि प्रेशर रेशियो के जगह पे क्या लिखाएगा? थोड़ा सोच के देखिए तो। 3 स्टेज है, P4/P1 है, और 4 स्टेज होगा तो क्या लिखाएगा? सर P4 by P5/P1 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 स्टेज होगा तो क्या लिखाएगा? P11/1। वाह धन्यवाद। यानी कि अब कईयों स्टेज रहेगा, आप वर्क का वैल्यू निकाल देंगे। अब ये बताइए क्या नया कुछ रटना पड़ रहा है क्या? आप यदि जो बच्चा डेली क्लास कर रहा है, कॉन्सेप्ट से चीजों को पढ़ रहा है, उसको लगेगा कुछ भी नहीं, एकदम ये सब लगेगा क्या पानी पानी चल रहा है। क्योंकि आप खूब मिलजुल करके देखिए तो लगेगा एक ही टाइप का फॉर्मूला जो है ना थोड़ा बहुत इधर उधर क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, मॉडिफाई किया गया है। यस या नो? मॉडिफाई किया गया है। जैसे कि आपको पूछा जाए 10 स्टेज, हम ऐसे ही समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं आएगा। फॉर 10 स्टेज कॉम्प्रेसर, फॉर 10 स्टेज कॉम्प्रेसर क्या होगा वर्क का फॉर्मूला? 10 स्टेज, तो वर्क बराबर 10 गुने n डिवाइडेड बाय n-1। एस या नो? और क्या होगा? P1V1, फिर क्या करेंगे? P 10+1 मतलब कितना? 11वां पॉइंट का प्रेशर डिवाइडेड बाय नीचे P1, पावर में क्या होगा? n-1 डिवाइडेड बाय 11n होगा ना? यस या नो? 11n होगा कि नहीं होगा? यस जी सर। सर। ये होगा। तो यहां तक पूरा आपका मल्टी स्टेजिंग एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं बचा आपका। मल्टी स्टेज में यहां तक एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया। कल जो है वो आपका पूरा हम खत्म कर देंगे ये वाला यूनिट कल। तो अभी हम मल्टी स्टेज से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। जल्दी से न्यूमेरिकल करेंगे अभी, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आपका हो गया। क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल करें क्या मल्टी स्टेज का?
तो अब हेडिंग बनाइए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मल्टी स्टेज। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन 10 होगा कि 11 सर? क्या बाबू 10 का क्या बोल रहे हैं? इस जगह सर n-1/11 n होगा कि 10 n सर? अच्छा नीचे में, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बहुत बड़ा मेरा सौरभ मदद सर। किए हैं, बहुत बड़ा मदद की, उसके लिए धन्यवाद। यहाँ पे 10 होगा बाबू, 10 है। धन्यवाद। ऊपर भी गड़बड़ नहीं लिखे ना, 10 होगा। ये 3 स्टेज था ना, चलिए तो ठीक है। 2 स्टेज के लिए तो आपको दिख ही रहा है ना, 2n था ना, 2 स्टेज के लिए तो ऊपर है ही। यानी 2 स्टेज 3 स्टेज, आपको जो स्टेज निकालना है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला एक बड़ा बड़ा हम लिख दिए हैं। आइए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। ये यूनिट कल खत्म करके 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये कल पक्का हो जाएगा एकदम 100%, क्योंकि इसमें रोटरी बचा हुआ ज्यादा है नहीं। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। और अब आपके पास लोड बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि पढ़ाई बहुत कुछ हो चुका है। तो भैया अब नहीं पढ़ेंगे तो हमको अच्छा तो नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इतना मेहनत किया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा बताइए? पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है ये, 2 स्टेज एयर कंप्रेसर, ए 2 स्टेज एयर कंप्रेसर with perfect intercooling क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इंटरकूलिंग कैसा है? परफेक्ट है इसमें। इंटरकूलिंग कैसा है? परफेक्ट है। अभी तक जितना भी फॉर्मूला दिखा है, ये बताइए, सारा फॉर्मूला परफेक्ट का था ना? जो मैक्सिमम पावर का कंडीशन है, P2 बराबर रूट अंडर P1 इंटू P3, वो परफेक्ट इंटरकूलिंग की कूलिंग के टाइम में किया गया है या फिर इम्परफेक्ट के टाइम में वो आया है? परफेक्ट के टाइम में। परफेक्ट। परफेक्ट में आया है, इसलिए ये बात भूलिएगा नहीं कि इम्परफेक्ट का है, परफेक्ट में आया है। एट 1 बार pressure and 27 degree Celsius temperature. The compression is, the compression follows the equation, ऐसे लिखे, the compression follows the equation PV to the power 1.3 बराबर constant. The compressed air is delivered at the compressed air is delivered at 9 bar from the HPC, high pressure compressor. Calculate per kg of air. Calculate calculate per kg of calculate per kg of air per second. Calculate per kg of air per second. क्या कैलकुलेट करना है? तो पहला पॉइंट मिनिमम वर्क डन, और सेकेंड पॉइंट में निकालना है हीट रिजेक्टेड
टू द इंटरकूलर। चलिए क्वेश्चन में देखिए अब ध्यान से, तो क्वेश्चन में आपका क्या है कि कुछ बातें गिवन है। गिवन क्या क्या है, तो सबसे बात लिखना होता है गिवन। तो गिवन है, ध्यान से पढ़िएगा डियर। क्या इसमें परफेक्ट इंटरकूलिंग है? अंडरलाइन कर दिए, परफेक्ट इंटरकूलिंग है। एयर कितना पे आए? एक बार पे, और टेम्परेचर कितना है? 27। तो ये बताइए कहाँ का प्रेशर है? P1 है ना, हम इसको P1 नाम देंगे। और ये बताइए टेम्परेचर कहाँ का होगा? 1 पॉइंट का होगा, कितना डिग्री सेल्सियस? 27 डिग्री। 27 डिग्री बराबर कितना केल्विन? 273 जोड़िए, 300 डिग्री केल्विन। प्रेशर कंप्रेशन फॉलोज दी, देखिए किसको फॉलो कर रहा है? पीवी टू दी पावर 1.3 बराबर कांस्टेंट को फॉलो कर रहा है। कंप्रेस्ड एयर इज डिलीवर्ड एट 9 बार। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। 9 बार कौन सा प्रेशर है? 9 बार कौन सा प्रेशर है? P3 P3 है सर। और लोग? P3 9 बार कहाँ का प्रेशर है? P3 का। P3 बराबर 9 बार, क्योंकि 2 स्टेज है। तो 2 स्टेज मतलब 1 2 3, 4 स्टेज होगा तो 4 है ना। तो मतलब डिलीवरी मतलब कहाँ पे? 2 स्टेज है। 4 स्टेज, सॉरी 4 स्टेज होगा तो कहाँ तक होगा? 5 है ना। एक एक पॉइंट बढ़ा करके 2 स्टेज मतलब 3। में निकालना क्या है न्यूमेरिकल में? क्या चीज बोल रहे हैं, कहाँ पे? सर इसमें कैलकुलेट क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है वो। ये क्या है? कैलकुलेट तो करना है ना। कैलकुलेट करना है पर केजी ऑफ एयर पर सेकेंड। मतलब कि आपको मास का वैल्यू जो है, मास का वैल्यू वो गिवन है। मास का वैल्यू गिवन है 1 केजी पर सेकेंड, ठीक है। 1 केजी पर सेकेंड आपको लेकर के कैलकुलेट करना है कि मिनिमम वर्क इसको चलाने में कितना लगेगा। माइक बंद कर दीजिए और सुनिए। मिनिमम वर्क कितना लगेगा? बहुत हल्ला हो रहा है, माइक बंद कर दे प्लीज। जिनका भी होना बंद कर। अरे किन का होना भाई? उत्तम का था सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बंद बंद करिए, तब बहुत ये हो रहा था। मिनिमम वर्क कितना है? 1 केजी पर सेकेंड में। और हीट रिजेक्टेड टू द इंटरकूलर, मतलब इंटरकूलर जो है। अच्छा ये बताइए, इंटरकूलर हीट रिजेक्ट करती है या रिसीव करता है? कल ही बता रहे थे। रिजेक्ट करता है। तो ये एक बढ़िया न्यूमेरिकल है, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें आपको निकालना रिजेक्ट कितना करता है, समझते हैं। चलिए 9 बार P3 का है, इतना बता दिए। और कुछ है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो निकालिए। तो मिनिमम वर्क कितना होगा? मिनिमम वर्क देखिए, ये ना गड़बड़ है, लिखा हो मिनिमम वर्क डन, नहीं मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड। मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड देखिए, यहाँ पे गलती से लिखा गया। मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड। मिनिमम वर्क कितना चाहिए इस कंप्रेसर को चलाने के लिए, जो एक बार का एयर को लेता है और 9 बार फाइनली बाहर निकालता है? 2 स्टेज कंप्रेसर है। मास का वैल्यू 1 केजी पर सेकेंड लेना है। T1 टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन है। और कंप्रेशन ये इस लॉ को फॉलो कर रहा है। ये बताइए इस लॉ को फॉलो कर रहा है डियर, तो ये बताइए पॉलीट्रॉपिक है, डियाबेटिक है, या फिर क्या है? पॉलीटॉपिक। पॉलीट्रॉपिक है। क्यों पॉलीट्रॉपिक है सर। पॉलीट्रॉपिक? क्योंकि गामा से एन का वैल्यू छोटा है। एन का, यस एन सर। का है ना। गामा का वैल्यू 1.4 होता है। 1 से बड़ा, एन का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, गामा छोटा होता है, पॉलीट्रॉपिक ही कहलाएगा। ये पॉलीट्रॉपिक है। तो आइए मिनिमम वर्क लिख दिया बाबू। मिनिमम वर्क से आपको पकड़ना है, मिनिमम वर्क से आपको पकड़ना है। ये बताइए कि ये सब जो इतना इतना फॉर्मूला आया है, ये सब किसका फॉर्मूला है? मिनिमम वर्क का ही तो है। ये बताइए, ये जो जनरलाइज्ड फार्मूला जो हम लिखे, दिस इज द जनरलाइज्ड फार्मूला ऑफ द मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो ये किसका जनरलाइज्ड फार्मूला था? क्या ये मिनिमम वर्क का नहीं था क्या? क्या ये मैक्सिमम वर्क का है क्या? बताइए। अरे ये मिनिमम वर्क का भी है, और साथ ही यस सर। साथ जब कंप्रेसर का मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा ना, तब का फार्मूला है ये जनरल फार्मूला तो है, लेकिन कंप्रेसर का मैक्सिमम एफिशिएंसी टाइम का फार्मूला है। और यानी कि उल्टा बोलेंगे तो मिनिमम वर्क का। क्योंकि वर्क और एफिशिएंसी एक दूसरे का क्या होगा? वर्क रिक्वायर्ड है, यहाँ पे वर्क डन नहीं है, वर्क रिक्वायर्ड है यहाँ पे, बात समझिएगा। तो मिनिमम मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है ये जनरल फार्मूला, या फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी का। चलिए, तो फॉर्मूला तो आपके पास है ही। तो जब फॉर्मूला है तो मिनिमम वर्क तो धड़ल्ले से आप निकाल दीजिएगा। निकालिए मिनिमम। मिनिमम वर्क का फॉर्मूला 2 स्टेज है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू क्या होगा फॉर्मूला? एन एन माइनस 1
पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, P1 V1 और फिर क्या होगा 3 बाई क्या होगा, फॉर्मूला बिल्कुल भी सही है या नहीं है, फॉर्मूला यही होगा कि नहीं होगा पहले बताइए। नहीं होगा सर, भी नहीं दिया है यस सर, भी यही वन। होगा। हाँ, जब भी नहीं दिया है तो एक और फॉर्मूला होता है, आल्सो एक और फॉर्मूला होता है कि नहीं। क्या करेंगे इसको, तो हाँ पी सर, भी बराबर क्या होता है, एम आर टी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। सब फॉर्मूला तो है ना, जो जो मन है वो लगा दीजिए, जैसा गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। एस या नो, कैसे लिखाया, तो पी भी बराबर क्या होता है, एम आर टी। बाकी सब चीज तो एज इट इज रहेगा वैसे ही। अब क्यों ये वाला से नहीं हो पाया, क्यों ये फॉर्मूला से नहीं होगा ऊपर वाला से, क्योंकि V1 नहीं दिया हुआ है इसलिए नहीं होगा। आइए, 2 का 2 लिख दिए, एन का वैल्यू कितना 1.3 है, एन माइनस 1 तो 0.3 हो जाएगा, इनटू करेंगे, एम का वैल्यू 1 किलोग्राम पर सेकेंड है, आर का वैल्यू आप जानते हैं 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू 300 केल्विन। ठीक है, P3 का वैल्यू 9 बार 9 अपॉन 1 9 ही होगा, 9 का पावर में लिखेंगे एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब 0.3 और 2 को गुना करेंगे 0.3 से और पूरे को माइनस कर देंगे, मेरे ऊपर आ रहा है ना माइनस करेंगे 1। बताइए कैलकुलेटर से कितना आ रहा है, बताइए कैलकुलेटर से कितना आ रहा है। 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 को सर। कहाँ पे 0.3 को 2 से बाबू, n तो 1.3 दिया हुआ है सर। अरे बड़ा हम भी गड़बड़ कहाँ कहाँ यस करते हैं। सर, हाँ एम वन, नहीं 1.3 नहीं होगा ना सर। ना, ठीक ठीक 1.3 करना है जी, हाँ 1.3 कीजिए, 1.3 इधर दिख भी ना, हाँ आप कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। 1.3 लिखना है, फॉर्मूला ऊपर तो लिखे है ना, वही तो लिखे थे, लिखने में गड़बड़ हो गया। 1.3 लिखना है, बढ़िया इस तरह से ध्यान दिया कीजिए, होता है कभी कभार तबीयत भी ठीक नहीं है, देखिए कितना देर तक क्लास हम ले पाते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा, बताइए कितना आया, कर रहे हैं कोई क्या, 0240 कितना 215.32। 215.32 पक्का किए है ना। किलो जूल क्या आएगा यस पर सर। सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, किलोवाट। किलोवाट। ठीक है, तो ये इतना आएगा, ये 0.287 है, ध्यान दीजिएगा चीजों को, यूनिट का खेल, यूनिट के बिना कुछ नहीं, इसका यूनिट सिर्फ यूनिट का खेल यहां से यहां तक का है, सिर्फ यूनिट का खेल यहीं से यहीं तक है, यूनिट का खेल, और ये जो नहीं खेला उससे न्यूमेरिकल कभी नहीं बनेगा, ये बात याद रखिएगा। यूनिट एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ही का बात होगा, क्योंकि इससे पहले वाला तो कांस्टेंट वैल्यू यूनिट कुछ नहीं होगा, और उसके बाद वाला का भी यूनिट कुछ नहीं होगा, यूनिट लेस है। तो यहाँ पे यूनिट कैसे होगा, तो एक का क्या लिखे थे, किलोग्राम पर सेकेंड, और इसका यूनिट क्या होता है 0.287 का किलो जूल पर केजी केल्विन होता है, आज होना चाहिए, और 300 केल्विन है, केल्विन केल्विन से केल्विन कट गया, केजी से केजी कट गया, बच गया किलो जूल पर सेकेंड। एस या नो, बताइए जरा, एस या नो, आएगा ना इतना। चलिए बाबू, तो ये यहां तक एक पार्ट अभी बन चुका है, एक पार्ट बन चुका है, लेकिन इसमें दो चीज निकालना था, हीट रिजेक्टेड निकालना है, हीट रिजेक्टेड निकालना है, ध्यान से समझिए सभी बच्चे, हीट रिजेक्टेड निकालना है, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा वाला पार्ट है, चीजों को समझिए, देखिए यहाँ पे इंटरकूलर कैसा है, इस तरह से है, इधर से आपका क्या हुआ, कोल्ड पानी आया और इधर से गर्म पानी बाहर निकला, हीट लेकर के निकला कि नहीं निकला, इधर में क्या है, तो लो प्रेशर कम प्रेशर, इधर में क्या है, हाई प्रेशर कम प्रेशर,
एशियानो कुछ ऐसा ही है ना, हम समझाने के लिए यहाँ पे की है। इसका नाम क्या है? आईसी। आईसी मतलब इंटर कूलर। अब इंटरकूलर हीट रिजेक्ट किया बाबू, हम पॉइंट का नाम देते हैं और आपको समझाते, बताइए। ये पॉइंट का नाम 1, ये पॉइंट का नाम है 2 डैश, जैसा हम उसमें लिए, ये पॉइंट का नाम है 2 और ये पॉइंट का नाम है 3। हम अपने मन से पॉइंट लिए। ये बताइए, इन केस ऑफ परफेक्ट इंटरकूलर, इन केस ऑफ परफेक्ट इंटरकूलर, हम सब बताए, डायरेक्ट लिख सकते थे पर मेरा वो आदत नहीं है। इंटरकूलर आप ही लोग बता दीजिए कौन टेम्परेचर बराबर होगा, जरा देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं यहाँ पे। T1 सब बताए भाई। बराबर T2। T1 बराबर कौन होगा? T2। T2, धन्यवाद। T1 बराबर T2 होगा, क्योंकि ये बात सब लैंग्वेज में लिखवाए हैं। जब ऐसा होगा T1 बराबर T2, परफेक्ट इंटरकूलर होगा। अब ये बताइए, इंटरकूलर के पास जो टेम्परेचर होगा T2, और T2 बड़ा होगा कि नहीं T2 डैश से? T2 डैश से T2 बड़ा होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए। छोटा T2 होगा जो सर। होगा वो छोटा होगा कि नहीं होगा? हाँ, उल्टा लिखा गया बाबू। T2 यस जो सर। होगा छोटा होगा कि नहीं T2 डैश से? पहले ही बताया ये बात। इंटरकूलर ठंडा कर रहा है, ठंडा करके कम होगा ना टेम्परेचर। प्रेशर अलग बात है, बराबर रहता है T2 डैश का T2 का, तो ये इतना बात पता चल गया। अब आइए, आपको ना हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्ट मतलब समझते हैं? ये इंटरकूलर ना इसको दिया, हीट एक्सचेंजर है ये, इसको दिया, इसको दिया मतलब ठंडा पानी गर्म होकर निकल गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से हीट का क्या हो रहा है? रिजेक्शन हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है। आप कहेंगे वी नो दैट, आप नहीं भी जानते हैं तब भी वी नो दैट ही लिखना पड़ेगा, है ना? ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि हम चीटिंग किए हैं। आप नहीं भी जाने तभी तो वी नो दैट ही लिखना पड़ेगा। तो आइए, हीट का वैल्यू, हीट रिजेक्टेड कैसे लिखेगा? बराबर, याद कीजिए, हीट रिजेक्टेड कब? कांस्टेंट प्रेशर में एक फॉर्मूला होता है, एमसीपी शायद सुने होंगे आप। एमसीपी ये कब होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट पे हीट का वैल्यू निकालना होता है। तो रिजेक्शन जो हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, P2 का वैल्यू और P2 डैश का वैल्यू जो है ना वो बराबर है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये बताइए, ये तो फॉर्मूला हो गया। एम एम लिख दिए, सीपी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डीटी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, इसका मतलब कौन टेम्परेचर माइनस कौन टेम्परेचर। देखते हैं कितने लोग बताते हैं, बताइए हम किसको किससे घटाया जाए, क्योंकि इंटरकूलर का हीट रिजेक्टेड निकाला जा रहा है। डीटी मतलब चेंज सर इन बड़ा टेम्परेचर, टेम्परेचर से छोटा वाला टेम्परेचर। ये बड़ा तो टेम्परेचर। T1। पॉजिटिव लाने के लिए बड़ा को छोटा से घटा देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक। तो T2 यस सर। डैश को घटाना पड़ेगा T2 से, यही करना पड़ेगा। पॉजिटिव लाना है, रिजेक्टेड क्योंकि लिख चुके हैं। यहाँ रिजेक्टेड नहीं लिखते ना, सिर्फ हीट लिखते हैं ना, तो पता है हीट का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल करते तो नेगेटिव शो करता कि रिजेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव शो करता है एड हो रहा है। पहले ही रिजेक्टेड लिख दिए, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड में वैल्यू लिखना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो आइए, एम का वैल्यू कितना है? 1। सीपी का वैल्यू सभी लोग जानते होंगे 1.005 होता है ना? और T2 डैश, अभी देखिए क्या लिखे हैं, T2 डैश का जो वैल्यू होगा, T2 डैश का जो वैल्यू होगा वो मालूम नहीं है। क्या T2 डैश का वैल्यू मालूम है क्या? नहीं है मालूम। अच्छा नहीं, एक मिनट। अच्छा, T2 डैश का वैल्यू मालूम नहीं है, और T1 T2 का वैल्यू मालूम है कि? आप कहेंगे हाँ सर, T2 का वैल्यू तो T1 ही है, सिंस T1 बराबर क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है परफेक्ट, तो T2 की जगह T1 लिख देंगे। अब इस फॉर्मूले में देखिए क्यों नहीं इससे निकल पा रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा गड़बड़ कर दिया। ये अभी अननोन है, एस या नो? एकदम क्रिस्टल क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट, ये अननोन है, ये अननोन है। अब ये अननोन है तो इसको हमको नोन बनाना पड़ेगा। ये अननोन है तो इसको हमको नोन बनाना पड़ेगा। तो नोन कैसे बनाया जाए, क्वेश्चन समझिए, नोन कैसे बनाया जाए। आप यदि ये डबल स्टेज कॉम्प्रेसर था प्यारे, तो कैसे हुआ था? क्या 1 से 2 डैश ऐसा नहीं हुआ था क्या? फिर यहाँ पे 2 और यहाँ से 3, एस या नो? जरा बताइए, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं रहे भैया तो न्यूमेरिकल हिलेगा नहीं। इसलिए ऐसे कीजिए, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा डबल स्टेज का? यस सर। ऐसा होगा, आप कह रहे हैं ऐसा होगा। तो इसका मतलब T2 डैश निकालना है ना, जरा इसमें देखिए डायग्राम में, आप T2 डैश निकालना है ना, तो T2 डैश निकालना, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब हुआ ये दोनों किस लॉ को फॉलो कर रहा है जरा बताइए तो कोई। क्या ये दोनों पीवी टू दी पावर 1.3 बराबर कांस्टेंट को नहीं फॉलो कर रहा है क्या? क्योंकि लिखा हुआ था यस क्वेश्चन सर। में कि इसी को फॉलो करते हुए कंप्रेशन हो रहा है, इसी को फॉलो करते हुए कंप्रेशन हो रहा है। तो ये बताइए 1 से 2 डैश भी पीवी टू दी पावर 1.3 को फॉलो कर रहा है, 2 से 3 भी पीवी टू दी पावर 1.3 को फॉलो कर रहा है। तो जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला नहीं जानते हैं क्या? क्या फॉर्मूला भूल जाते हैं क्या? T2 डैश बाय T1 बराबर क्या होगा? तो बराबर जो होगा वो होगा P2 डैश बाय P1। क्लियर है? का पावर में क्या होगा n-1, सॉरी n-1 बाई n। होगा कि नहीं होगा फॉर्मूला? ये होगा कि नहीं होगा? ये तोप वाला फॉर्मूला इसको बोलते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला के बिना कुछ कहानी नहीं। अरे इतना ही नहीं, इसके बाद वॉल्यूम का भी वैल्यू आता है, V1 बाय V2 डैश हो जाएगा, यहाँ पे डैश है इसीलिए, और क्या होगा n-1। एस या नो? ये फॉर्मूला के पहली बार सुना सुना लग रहा है क्या? हम आपको बताया बाबू एडियाबेटिक में फॉर्मूला बताया जहां पे गामा था इनके जगह, यस या नो? जहां पे एन के जगह गामा था, और यस बहुत सर। जगह इंजन का क्वेश्चन इसके बिना हिलेगा ही नहीं, पावर इंजीनियरिंग नहीं हिलेगा कहीं, हर एक जगह ये सब आता है। तो वो एडियाबेटिक के लिए था। तो एडियाबेटिक में सिर्फ क्या रहता है गामा, अब इसमें गामा को हटा के एन कर देंगे, फॉर्मूला तो वही का वही दिखेगा। तो आइए ये फॉर्मूला अब जानते हैं, हमको यही दोनों से मतलब है, होता तो तीनों का रिलेशन है। तो यहां से ये बताइए T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो T2 डैश बराबर होगा T1 मल्टीप्लाइड बाय P2 डैश। P2 के जगह पे हम P2 बाय P1 लिख देंगे, और पावर में n-1 बाय n। क्यों लिखे? सिंस P2 का जो वैल्यू है वो P2 डैश के बराबर है, एस या नो? P2 का जो वैल्यू है वो P2 डैश के बराबर है, एस या नो? बराबर है कि नहीं है प्रेशर? यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? बराबर ही तो रहता है, T2 का वैल्यू P2 डैश के बराबर। तो इसका मतलब हुआ कि T2 डैश का जो वैल्यू निकलेगा ये हो गया 300 केल्विन, और मल्टीप्लाइड कर देंगे। P2 का वैल्यू है 9 बार, है ना? सॉरी एक मिनट, T P2 का वैल्यू नहीं दिया है सर। P1 दिया हुआ है सर, P1। P1 अच्छा और P3 दिया हुआ है, इससे भी नहीं निकलेगा शायद। अच्छा, P1 और P3 दिया हुआ है, एक मिनट, निकलेगा तो जरूर, इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ऐसे। क्वेश्चन में P2 का वैल्यू तो नहीं गिवन है ना? अच्छा एक मिनट, चलिए P2 का वैल्यू तो आप इजीली निकाल लेते हैं। एक बार एक काम करते हैं, P2 ना निकाल लेते हैं इधर ही ऊपर पहले। P2 तो निकल जाता है ना आसानी से। P2 बराबर कहाँ पे निकाल ले पहले? चलिए अभी अब यहीं पे निकाल देते हैं, इसको मिटाते हैं। सही बात है, P2 तो नहीं निकलेगा यहाँ से। आइए P2 कैसे निकलेगा? P2 वी नो P2 बराबर क्या होता है? रूट अंडर, छोटा सा कॉन्सेप्ट था ना, P1 इंटू क्या? P3। तो P1 इंटू P3 मतलब क्या? 1 इंटू 9। तो 1 इंटू 9 बराबर कितना बार? 3 बार। ठीक, अब 3 बार हो गया, अब आ गया। तो ये बताइए T2 डैश बराबर कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। P2 का वैल्यू 3 बार, 3/1 मतलब 3/1 मतलब क्या? 3, और n-1 यानी कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 1.3 बराबर, बताइए कितना आ रहा है? कैलकुलेटर से जल्दी बताइए कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है? क्या समझ में आया P2 कैसे निकाले? क्या समझ में आया P2 कैसे निकाले? यस सर। हाँ कितना आ रहा है बाबू ये वैल्यू? बताइए जरा कितना आ रहा है? तीन सौ 386.56 है। 386.56, और क्या, और कुछ आगे? 82 सर।
82 केल्विन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 386 पॉइंट 2 ही डिजिट लिखे तो 57 केल्विन लिख सकते हैं ना। 5 से बड़ा होता है तो राउंड ऑफ कर देते हैं, तो इतना केल्विन सही है डियर, सही है बिल्कुल भी। अब जब आपको निकल गया है T2 डैश अननोन जो था, तो ये बताइए अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10 हीट रिजेक्टेड। आप ये नहीं सोचेंगे ना कि इतना बड़ा बन गया, अरे बड़ा नहीं बना है, बड़ा नहीं बना है। देखिए कॉन्सेप्ट कितना सारा है और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे यूज होता है, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो रहा है यहाँ। आपको एक क्वेश्चन बनाने से ऐसा बनना चाहिए ना कि 10 क्वेश्चन आपका बन जाए। अब यहाँ पे अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अब क्या लिखिएगा, तो किसका किसका वैल्यू था, अच्छा ब्रैकेट के अंदर T2 डैश लिखना है और माइनस T1 लिखना है ना। T2 डैश लिखना है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए T2 डैश कितना है 386.57 और माइनस क्या T2, तो T2 का वैल्यू T1 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। अब बताइए इसका वैल्यू कितना आता है, 300 केल्विन होगा, बताइए कितना आता है। अब देखते हैं यूनिट कितने लोग बता पाते हैं, यूनिट इसका यूनिट क्या होगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं यूनिट इसका क्या होगा। जी कैलकुलेटर से इतना देर लगेगा, 87 आ रहा है सर। क्या मजाक कर जी, इतना देर से बैठे हुए हैं। 87 आ रहा है, बताते क्यों नहीं। 87 है ना, 87 एग्जैक्ट आ रहा है क्या। यूनिट बताइए इसके बगल में क्या होगा यूनिट, नहीं सर, यूनिट बताइए 87 किलो जूल होगा सर। यूनिट क्या होगा। किलो जूल इधर होगा सर। किलो जूल होगा, क्या होगा यूनिट। अरे वन है, वन किस में है, यूनिट नहीं खेलने सीखेंगे ना तो कोई जुगाड़ नहीं है। 1.05 इसका क्या होता है यूनिट, किलो जूल पर केजी केल्विन होता है, शायद जानते होंगे। किलो जूल पर केजी केल्विन होता है, ठीक है। इधर वाला का यूनिट, इधर वाला जो ये पूरा है इसका यूनिट क्या होगा, केल्विन ही होगा ना घटाने के बाद। तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे, यस सर। केल्विन से, केल्विन से केल्विन कटा, केजी से केजी कटा, किलो जूल पर सेकेंड, यानी कि 87 किलो जूल पर सेकेंड बोलिए या किलो वाट बोलिए, एक ही आंसर बात है। ये हो गया आंसर। सर 87.0028 आ रहा है सर। चलिए ठीक है, जीरो जीरो है ना, हटा दीजिए। पॉइंट के बाद दो डिजिटल लेते तो जीरो जीरो ही आ रहा है, तो 87 ही रहने दीजिए, है ना, क्योंकि जीरो जीरो आ रहा है ना बाबू। चलिए तो 87, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एकात न्यूमेरिकल आपको इस तरीके का जानना जरूरी है, बढ़िया रहेगा, एकात न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है जानना इस तरीके का। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना न्यूमेरिकल को। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, एक और इसमें लिखते हैं। आइए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एयर यूनिट इज बहुत कंप्रेस। खतरनाक है सर। यूनिट बहुत खतरनाक है मतलब यूनिट निकालना हाँ सर, मतलब ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट खतरनाक लगा के नहीं है, निकालना होगा सर। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताइए कि यूनिट के बिना भी गड़बड़ है कि नहीं है, पूरा गड़बड़ है ना, एकदम पूरा ही गड़बड़ है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आप 1000 लिख दिए लेकिन बगल में नहीं लिखे कि मीटर, और वही कोई एक लिख दिया और बगल में नहीं लिखा किलोमीटर, समझ रहे कितना गड़बड़ है, क्योंकि 1 किलोमीटर वही है जो 1000 मीटर है। तो इसीलिए बगल में जो आता है ना वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना यूनिट का कुछ नहीं। यूनिट कैसे निकालते हैं हम आपको बताते आ रहे हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं हम आपको बताते आ रहे हैं बिल्कुल भी अच्छे से, यूनिट कैसे निकालते हैं। इसीलिए एकदम थर्ड सेमेस्टर से जो है ना इंजीनियरिंग का, यदि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, थर्ड सेमेस्टर से जो मन बच्चा लगा लिया पढ़ाई में, थर्ड से उसको बहुत कम प्रॉब्लम होगा, लेकिन थर्ड से ही लगाना है। फर्स्ट सेकंड किसी तरह हो भी जाए चलेगा, इसलिए थर्ड सेमेस्टर से एकदम मन लगाना जरूरी है। तो आप के यदि आप जिस कॉलेज से होंगे, यदि आपके जूनियर मिले, मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगा होगा, तब आप जरूर अपने जूनियर को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का मेरा पूरा क्लास रन करेगा, है ना, पूरा सारा रन करेगा, इसीलिए आप जरूर सजेस्ट करेंगे यदि आपको अच्छा लगा होगा तो। क्योंकि रियली में इंजीनियरिंग जिसको सीखना है ना, थर्ड फोर फाइव सिक्स ये जो सीख लिया, लगेगा कि हाँ इंजीनियरिंग सीखे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट बेस वहीं से बनते जाता है। थर्ड से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, है ना, वहीं से चीजें बनता है।
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर आइए बाबू, कोशिश तो हम कर रहे हैं, जहां पे भी जैसा होता है पिछले सेमेस्टर का भी हम बताते हैं। एयर इज कॉम्प्रेस्ड, लिखिए एयर इज कॉम्प्रेस्ड एयर इज कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम 1 बार टू 10 बार। एक बार से कितना बार तक एयर को कंप्रेस किया गया? 10 बार। एक बार था, कितना बार कंप्रेस करके किया गया? बाय रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर। बाय रेसिप्रोकेटिंग विच टाइप ऑफ कंप्रेसर? एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर इन ए सिंगल स्टेज, in a single stage compression, in a single stage compression and two stage compression with perfect intercooling, with perfect intercooling, with perfect intercooling। तो फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज सेविंग इन वर्क, फाइंड परसेंटेज सेविंग इन वर्क। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड परसेंटेज सेविंग इन वर्क इन टू स्टेज कंप्रेशन। अच्छा कोई हमको ये बताइए कि टू स्टेज कंप्रेशन मतलब मल्टी स्टेज हो गया, टू स्टेज मतलब मल्टी स्टेज, तो मल्टी स्टेज में हम वर्क कम लगता है या सिंगल स्टेज में? मल्टी स्टेज में। इफ द कंप्रेशन मल्टी में ना, लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि डिलीवरी प्रेशर सिंगल से भी वही होना चाहिए जो कि मल्टी का, तभी कंपेयर कर पाएंगे ना कि हाँ मल्टी में कम लगेगा सिंगल में ज्यादा। इफ द कंप्रेशन फॉलोज द लॉ, क्या बोले सर? कल तो बताए थे ना कि यदि आपका जो डिलीवरी प्रेशर होगा, डिलीवरी प्रेशर वो दोनों का, सिंगल स्टेज का भी वही होना चाहिए डिलीवरी जो मल्टी का होगा, उस कंडीशन में जो है वो आपका मल्टी में क्या लगेगा, वर्क रिक्वायर्ड कम होगा। कल बताया नहीं बात हम? जैसे सिंगल वाला भी 100 यस बार सर, कर रहा और है, इनलेट मल्टी वाला प्रेशर भी भी 100 तो बार कर सेम रहा होगा सर। है। कौन प्रेशर? इनलेट प्रेशर। हाँ इनलेट प्रेशर भी, हाँ बिल्कुल भी, इनलेट भी, दोनों बात कल बताए थे। आइए इस क्वेश्चन को समझते, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कंप्रेस किया गया है एक बार से 10 बार, एक बार कौन प्रेशर होगा, इनलेट या एग्जिट? इनलेट इनलेट। होगा ना, 1 बार होगा इनलेट प्रेशर, मान लिया स्टार्टिंग का, और इसको हम लिखेंगे ये फाइनल प्रेशर है एक तरह से। जो 10 बार है वो कौन प्रेशर है, फाइनल प्रेशर है। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको अपना फाइनल ही लिखिए, फाइनल। यहाँ पे फाइनल लिखना पड़ेगा, कुछ वजह है। फाइनल मतलब एकदम लास्ट का 10 बार, ठीक, 10 बार है। अब देखिए यहाँ पे कहानी में थोड़ा समझिएगा बाबू, ये सिंगल स्टेज कंप्रेशन लिखा, सिंगल लिखा, और एक जगह पे लिखा टू स्टेज, एक जगह पे सिंगल लिखा, एक जगह पे टू स्टेज लिखा। परफेक्ट इंटरकूलिंग इसमें यूज किया गया है, ये वाला लॉ फॉलो कर रहा है। तो परसेंटेज सेविंग इन वर्क पूछा गया किसमें, टू स्टेज कंप्रेशन में। टू स्टेज कंप्रेशन क्या लेता है, वर्क कम या ज्यादा? टू स्टेज सिंगल से कम लेगा ना, टू स्टेज सिंगल से कम लेगा, क्योंकि दोनों का इनलेट प्रेशर देखिए कितना है, 1, और दोनों का डिलीवरी, ये जो कंडीशन है ना, ये फॉर बोथ मतलब समझते हैं, फॉर बोथ एज सिंगल स्टेज, सिंगल एंड टू स्टेज, ये दोनों के लिए दिया हुआ है बात, दोनों के लिए। तो जब दोनों के लिए होगा तो जरा हम थोड़ा इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं, बढ़िया बनाते हैं। तो परसेंटेज सेविंग इन वर्क तो होगा, हमारा सिंगल स्टेज हो सके तो 100 लेगा, तो मल्टी वाला 100 से अधिक लेगा या 100 से कम लेगा, मतलब टू स्टेज वाला 100 से कम लेगा या 100 से अधिक? 100 से कम। कम लेगा। 100 से कम कम लेगा। लेगा सर। मान लीजिए कि बाबू सिंगल स्टेज वाला 100 किलो जूल लिया चलाने के लिए, और मल्टी वाला लिया 80 किलो जूल, तो कितना परसेंट सेव हुआ हमारा एनर्जी?
20% हुआ ना? 20%। 20%। बहुत बहुत धन्यवाद, वही निकालना है। तो सिंगल स्टेज का मतलब क्या हुआ, देखिए इस तरह से कुछ। सिंगल स्टेज का आप डायग्राम शायद जानते हैं, 1 से 2 सर इसमें डायरेक्ट निकालना क्या है? परसेंटेज सेविंग, वही तो निकालना है। देखिए क्या है, कैलकुलेट फाइंड परसेंटेज सेविंग इन वर्क इन 2 स्टेज कंप्रेशन। 2 स्टेज कंप्रेशन में कितना वर्क सेव हुआ, तो आपको दोनों में पहले वर्क निकाल लेना होगा, तभी आप सेव बता पाएंगे। तो देखिए ये जो डायग्राम है ये सिंगल स्टेज का है, उम्मीद है कि दिक्कत नहीं आ रहा होगा ये डायग्राम में, ये सिंगल स्टेज का है। और एक हम और डायग्राम बना रहे हैं, ये 2 स्टेज का बना रहे हैं। बहुत ही ये प्यारा क्वेश्चन हमको लग रहा है, एकदम बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लग रहा है। मतलब क्यों प्यारा बोल रहे हैं ना, क्योंकि भैया ये ऐसा कहेगा कि मतलब आपका दिमाग मतलब बढ़िया कर देगा कि अच्छा ऐसे होता है कहानी पूरा ऐसा। ये बताइए ये कितना स्टेज का है? 2 स्टेज। 2 स्टेज का है कि नहीं है? आप बस मेरा इतना मदद कीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि P1 का वैल्यू कितना होगा, कितना बार? एक बार। सिंगल स्टेज भी होगा तब भी P1 का वैल्यू कितना होगा? एक बार। ये बताइए यहाँ पे P2 का वैल्यू कितना बार होगा, और यहाँ पे बता दीजिए P3 का वैल्यू कितना बार होगा। देखते कितने लोग बता पाते हैं, 10 बार देखते करके हैं। होगा। P2 का वैल्यू कितना होगा 10 बार। और P3 का वैल्यू कितना होगा? 10 बार। 10। 10 ही होगा ना? अब बढ़िया जी बात, सर। एकदम दोनों एकदम बिल्कुल भी यही बात आपको बता रहे थे, इसीलिए फाइनल लिखे हैं। सिंगल का फाइनल मतलब 2 और डबल का फाइनल मतलब 3। क्योंकि अब आप समझिए थोड़ा सा, वर्क किस में कम लगेगा अभी? वर्क पता है किस में कम लगेगा? 2 स्टेज में कम लगेगा। इस कंडीशन में 2 स्टेज में कम लगेगा, यही कंडीशन है। जरा देखिए, इनिशियल में वही है और फाइनल में क्या है? भी वही है। जो सिंगल में इनिशियल फाइनल है वही इनिशियल फाइनल डबल में है, या नो? जो सिंगल में इनिशियल फाइनल प्रेशर है वही इनिशियल फाइनल डबल में है, या नो? पर इसका जवाब दीजिए, यस फिर सर। आगे पढ़ा। यस सर। तब ही वर्क सेव हो पाएगा। ये मत समझिएगा, यदि अभी 2 स्टेज में 10 के जगह 20 बार रहता, 2 स्टेज में यदि अभी 10 के जगह 20 बार होता तो बिल्कुल भी कोई कंपैरिजन नहीं। इसका मतलब हो गया गाय के साथ हम आदमी का कंपेयर कर रहे हैं। अरे भैया एक कास्ट को एक कास्ट के साथ कंपेयर करेंगे? मतलब सर दोनों का डिलीवरी प्रेशर सेम बिल्कुल रहना बिल्कुल। होगा। ऐसे कैसे कंप्रेसर घुसा नहीं जाएगा क्या? कंप्रेसर बोलेगा वाह भाई वाह, तुम कर रहे हो 100 बार और हम 85 बार में अभी लटके हुए हैं, और कह रहे हो कि तुम ज्यादा कम काम लेते हो, हम ज्यादा कम। भाई कैसे? दोनों मतलब जैसे होता है ना कि 2 आदमी है, पहला आदमी को भी बोलिए कि भैया इतना हमारे कट्ठा जमीन है, इसको तुम ये कर दो, मतलब कुछ भी उस पर वर्क करना है। और दूसरा आदमी को ही बोलिएगा उतना ही कट्ठा पे। अब एक को बोलिएगा भैया नहीं तुम ना थोड़ा सा करो, एक को बोलिएगा 10 कट्ठा पे करो और एक को बोलिएगा 2 कट्ठा पे करो। क्या कोई कंपैरिजन होगा क्या कि कौन ज्यादा किया कौन कम किया, या किसका एनर्जी ज्यादा था आदमी का किसका कम था? होगा कंपेयर? कंपेयर कब होगा दो लोग में? जब दोनों एक का कट्ठा करेगा, एक का कट्ठा पे कोई वर्क करेगा जमीन पे, तभी कंपेयर होगा ना, कि नहीं ये बहुत जल्दी कर दिया वो देर से किया, यस या नो? तो कंपैरिजन हमेशा होता है, एक टाइप का आपको कंडीशन रखना पड़ेगा। इस बात को एकदम थोड़ा समझिए, अपना दिमाग में घुसाइए। जनरल बात है ये, कोई बहुत बड़ा तोप वाला चीज नहीं हो रहा है, जनरल बात है जो आपको आम जिंदगी में ये चीज समझ में आना चाहिए। कंपैरिजन कब करेंगे दो चीजों का हम, तभी तो ज्यादा और कम बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते। आइए अब देखते हैं सच में हमारा 2 स्टेज में कम लगता है क्या। अब देख लेंगे, न्यूमेरिकल आज आ गया, बहुत अच्छा है कि देख ही लेंगे आज। अभी तक तो हम आपको लिखवाए थे, ये थ्योरेटिकल बातें, प्रूफ नहीं हुआ था। एक तरह से कहिए तो न्यूमेरिकल में प्रूफ हो रहा है, इस या नो? न्यूमेरिकल में जो लिखाया हुआ चीज है वो प्रूफ हो रहा है। आइए निकालते हैं। यस आपको सर। आपको एक बार हम सिंगल स्टेज के लिए निकाल देते हैं, इधर सिंगल स्टेज के लिए। तो सिंगल स्टेज के लिए वर्क का फॉर्मूला बताइए। आप बोलिएगा सर ये होता है n-1 क्या होता है P1V1, फिर क्या होता है P2/P1 का पावर क्या n-1/n माइनस क्या पूरे का 1। और इसका क्या होता है फॉर्मूला W बराबर, आप कहेंगे 2 स्टेज का है सर तो होगा 2n डिवाइडेड बाई n-1 P1V1 ब्रैकेट में क्या रहेगा P2/P1 होगा या P3/P1? P3/P1। अभी P3 प्रूफ by किया, P1। n-1 बाई क्या होगा 2n और माइनस क्या होगा 1।
यही होता है ना फॉर्मूला, यही होता है कि नहीं? ठीक है, टू स्टेज कंप्रेशन के लिए यस यही सर। था फॉर्मूला। हाँ, तो जब यही होता है तो अब निकालिए दोनों से। एन का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे सर एन का वैल्यू है 1.35 है ना, तो 1.35 रहेगा, और 1.35 को घटाएंगे तो कितना होगा? 0.35। जिनके वॉल्यूम पास तो मालूम कैलकुलेटर है, नहीं। क्या एन कैसे नहीं मालूम है? इतना पीटेंगे वॉल्यूम फॉलोइंग द सर। लॉ। अच्छा अच्छा, वॉल्यूम नहीं मालूम है, वॉल्यूम नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, बिना वॉल्यूम का होगा, क्योंकि कंपेयर करना है, आपको वर्क नहीं निकालना है। दोनों में वॉल्यूम अननोन रहेगा ना, दोनों में वॉल्यूम अननोन रहेगा, और दोनों में वॉल्यूम एक ही है, ये मत समझिएगा, इसमें भी V1 है यस सर। और इसमें भी V1। V1 को आप अपने मन से 1 यूनिट मान लेंगे तो दोनों में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 यूनिट मान लेंगे तो दोनों में 10 यूनिट से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए घबराना नहीं है, वॉल्यूम का कोई दिक्कत नहीं है वहां से। अब आइए 1 लिखे बाबू, 1, 1 इंटू क्या कर देंगे, 1 बार है, तो 1 इंटू कर देंगे 10⁵ तो पास्कल में हो जाएगा। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। और क्या करेंगे, V1 कर देंगे, और फिर क्या लिख देंगे, P2 का वैल्यू तो मालूम है ना, 10 बार 10/1 10 ही होगा, n-1 0.35, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 1.35, और क्या होगा पूरे का -1, यहाँ पे लिखेंगे कितना होगा, 2 इंटू 1.35, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 0.35। P1 का वैल्यू 1 इंटू 10⁵ और इंटू क्या होगा, V1, और P3/P1 भी तो वही होगा ना, 10 ही होगा, 10 का पावर 0 पॉइंट कितना 35, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.35 होगा, ध्यान से समझिएगा, और -1, थोड़ा जगह मेरे पास नहीं बचा, इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताइए कितना कितना आ रहा है। ध्यान से रखिएगा कैलकुलेटर में, ध्यान से रखिएगा कैलकुलेटर में। बताइए बाबू कितना आ रहा है, कोई निकाले हैं, कोई कर भी रहे कि नहीं, बस सब सो गए क्या? निकाल रहे सर। हाँ निकाल रहे हैं, ठीक यस। बात है। जल्दी, यही बड़ी देर कर रहे हैं जी, इतना देर में हम कैलकुलेटर। सर पहला वाला में है 8.415 इंटू 10⁻10 इंटू V1। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, क्या क्या कितना कितना आया पहला में?
8.8 415 पॉइंट। यस क्या सर। बात, नो क्या सर, बात कर रहे हैं। 31497। सर अलग रखा है 31 उसको। 31497 4.20 सर। 31497.20 ऐसा कुछ ना। और इसमें कितना आ रहा है? इसमें सर 2683112.85। 2683112.85। सब जो है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इतना स्टैंडर्ड का क्वेश्चन क्या रहेगा, बहुत है। क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है ये सब आपको आर एस खुरमी, आर के राजपूत के बुक में एकदम मिल जाएगा, यही सब क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए दोनों में V1 आ गया ना। इसका यूनिट का यदि बात करेंगे ना, तो यूनिट पता है क्या होगा? यूनिट आपका होगा, ये डिपेंड करेगा आपका V1 पे। यदि हम V1 का यूनिट मीटर क्यूब ले ले तो जूल में आएगा। यदि V1 का यूनिट हम मीटर क्यूब ले ले तो जूल में आएगा। ठीक है, तो मान के चलिए इतना जूल आ रहा है। हम ऐसे ही सोच रहे हैं V1 हमारा मीटर क्यूब में, तो इतना जूल आएगा और इसमें भी जूल आएगा। याद रखिएगा, जूल में आएगा। ठीक है, जूल मतलब कितना? तो जूल आप कह सकते हैं एक साइकिल में, एक ही बार कहना ये। क्योंकि एन का वैल्यू कितना लिए, कैपिटल एन, तो जूल पर साइकिल भी लिख सकते हैं, सिंपली जूल लिखे, इतना जूल आया। क्योंकि कुछ नहीं लिखने का मतलब एक साइकिल होता है। तो एक साइकिल में इतना इतना जूल दोनों में आया। दोनों में V1 का वैल्यू अब अपने मन से V1 है, तो V1 तो दोनों में है ना। यदि एक रहेगा तो एक दोनों मल्टीप्लाई होगा, 5 रहेगा 5 तो दोनों मल्टी 10 होगा तो दोनों में होगा। तो V1 को यदि छोड़ दें आप थोड़ा देर के, और दोनों में कंपेयर कीजिए जरा। दोनों में कंपेयर करने से आपको पता चल रहा है कि जो सिंगल स्टेज में वर्क है वो ज्यादा है। देख पा रहे हैं क्या? सिंगल स्टेज में ज्यादा है कि नहीं है? सिंगल स्टेज में वर्क जो है वो ज्यादा है। आप देख करके बताइए, ज्यादा है कि नहीं? सिंगल स्टेज में ज्यादा है। तो ये बताइए, जब सिंगल स्टेज में ज्यादा है तो परसेंटेज सेविंग कितना हुआ होगा? तो परसेंटेज सेविंग बराबर कैसे होता है? परसेंटेज सेविंग बराबर, जैसे मान लीजिए 100 रुपया चीज को 120 में बेच दिए, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर वही चीज सेम है। 100 को 120 में बेच दिए तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 120 माइनस 100 बटा 100। यस या नो? है ना? यानी 100 रुपया के चीज को 120 में आप बेचे, है ना? तो 120 माइनस 100 बटा क्या होगा? 100 होगा वहां पे। तो यहाँ पे भी परसेंटेज सेविंग बराबर क्या होगा? आप कितना में? तो 31, इससे आप करेंगे 31497.4 करेंगे डियर V1। और इससे घटा देंगे, किसको घटा देंगे? तो 268312, जल्दी से कैलकुलेटर लेकर के हाजिर रहिए। और V1 देखिए, V1 को कुछ नहीं, V1 को छोड़ करके घटाइए। और डिवाइड किससे करेंगे? 31497.20 V1। ऐसे भी V1 ऊपर से भी कॉमन आएगा, आप खुद सोच सकते हैं। V1 सब कट जाएगा, इसी या नो? इसीलिए बोले V1 का कोई मतलब नहीं है। अब ये वैल्यू बताइए कितना आएगा घटाने के बाद? ये वैल्यू कितना आएगा घटाने के बाद बताइए? और यही इस क्वेश्चन में निकालना था, बढ़िया क्वेश्चन था। परसेंट में बताइए कितना आ रहा है बाबू? फोर सिक्स 6.61 सर। कैसे आप जोड़ घटा करते हैं? 0.148। क्या जी, जोड़ो इसीलिए हम देते हैं कि कम से कम आप जोड़ घटाओ 148। 0.148। 0.148। तो इसको परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना, है ना? तो परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करेंगे? 100 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज में हो जाएगा। कितना आएगा 100 से गुना करेंगे तो? 14.81। 14.81%। तो देखिए इतना परसेंट सेव हुआ, समझ रहे हैं? इतना परसेंट सेव हुआ क्या? कब सेव हुआ? सिंगल स्टेज यूज करने से हुआ या डबल स्टेज यूज करने से हुआ?
सिंगल स्टेज यूज करने से हुआ या डबल से यूज करने से हुआ ये सेव? डबल डबल से ना बाबू, डबल से। तो आज के बाद ये बात पता रहेगा, खुशी मिल रहा है कि हाँ डबल स्टेज से हमको क्या होता है, फायदा होता है। लेकिन वाला बात जरूर याद रखिए, लेकिन दोनों का इनलेट और डिलीवरी प्रेशर क्या होना चाहिए? बराबर इक्वल होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। दोनों का इनलेट और डिलीवरी प्रेशर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मल्टी स्टेज कर दे यहाँ 100 बार और सिंगल स्टेज 10 बार, तो उस कंडीशन में भैया सिंगल स्टेज ही कम लेगा, मल्टी क्या लेगा, ज्यादा लेगा। लेकिन इनलेट और एग्जिट मतलब एकदम फाइनल एग्जिट वाला जो प्रेशर है, दोनों कंप्रेसर का यदि बराबर है, मल्टी का भी सिंगल का भी, तो सिंगल बहुत ज्यादा पावर लेगा, मल्टी कम लेगा। देखिए ना यहाँ कितना फायदा हुआ, 14.8% मतलब समझिए 15% एक अप्रॉक्स 15% एनर्जी सेव हुआ, आपका बचत हो गया। आप बचत ही करना चाहेंगे ना, क्योंकि कंप्रेसर एक नेगेटिव डिवाइस है। कंप्रेसर को चलाने में बाहर से एनर्जी देंगे, तो जब बाहर से, जैसे आपके घर में आज के जमाने में देखिए, पहले वो बल्ब आता था 100 वाट में, सब वाला, तो अब सेविंग करने के लिए ही तो, इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग करने के लिए ही तो आप एलईडी बल्ब सारी जगह लगा दिए, एसी या नो, पूरे में एलईडी लगा दिए, तो आप ऐसा वैसा यस डिवाइस लगा दिए जो आपका कम कंजम्पशन करे इलेक्ट्रिसिटी का। तो हर एक आदमी चाहता है कम कंजम्पशन, क्योंकि बहुत बार कंप्रेसर इंजन से भी चलता है, बहुत बार कंप्रेसर आपका किससे चलता है, इलेक्ट्रिक मोटर से भी चलेगा। तो मोटर से जब चलेगा तो कहीं ना कहीं बिजली का कोई तो कंज्यूम करेगा ना, बिजली को कंज्यूम करेगा मोटर, और मोटर के एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी है, मोटर का मैकेनिकल एनर्जी, उस मैकेनिकल एनर्जी को कंप्रेसर यूज करेगा। समझ पा रहे हैं ना बाबू? तो यदि कंप्रेसर ही कम एनर्जी लेगा तो मोटर भी फिर कम एनर्जी लेगा, तो हमारा सेव होगा। तो देखिए सेव आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियस है, यदि आपको ज्यादा प्रेशर चाहिए डिलीवरी के पास, तो आप सिंगल को गायब कीजिए, मल्टी यूज कीजिए। और मल्टी कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में या पैरेलल में? मल्टी में जो सिलेंडर्स होता है सीरीज में कनेक्टेड होता है या पैरेलल में? सीरीज में सर। सीरीज में। सीरीज सीरीज में, पैरेलल में रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या प्रेशर बढ़ेगा क्या? पैरेलल में कहीं प्रेशर बढ़ेगा? नहीं सर। पैरेलल में प्रेशर नहीं, क्या बढ़ेगा, हवा का क्वांटिटी बढ़ेगा। जो हवा आपको डिलीवरी पे मिल रहा था, मान लीजिए 10 kg एक सेकेंड में, अब आपको वही कैपेसिटी के गौर लगा देंगे तो डबल मिलेगा, लगभग 20 kg एक सेकेंड में मिलेगा। 3 लगा देंगे तो ट्रिपल मिलेगा, 30 kg मिलेगा। क्वांटिटी बढ़ेगा लेकिन प्रेशर जितना पे जो आ रहा है वही प्रेशर मिलेगा, ऐसी या नो? वही प्रेशर मिलेगा, यस ऐसी या नो? हाँ। यस तो सर। यहाँ तक पूरा सोच विचार करना, ये पूरा आपका कहानी था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। रेसिप्रोकेटिंग यहाँ से खत्म, कल आपका रोटरी कंप्रेसर खत्म हो जाएगा और हम परसों से गैस टरबाइन एंड जेट प्रोपल्सन स्टार्ट करेंगे। गैस टरबाइन एंड जेट प्रोपल्सन स्टार्ट करेंगे परसों से, ठीक है? और मतलब वही समझिए कि 5-6 दिन मतलब लगेगा वो वाला यूनिट होने में, मतलब चीजें हो जाएगा। ठीक है, डेली हम नहीं ले रहे हैं इसीलिए इसका क्लास डेली नहीं ले रहे हैं, तो कल इसको तो एनी हाउ खत्म करेंगे, इस यूनिट को, मतलब एनी हाउ इस यूनिट को खत्म करेंगे। कुछ ज्यादा भी होगा तो कंटेंट को पहले से ही थोड़ा राइट डाउन करके रखेंगे, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि रोटरी कॉम्प्रेसर छोटा सा इसमें टॉपिक बचा हुआ है। अब एक चीज और भी आपको हम बता देते हैं कि, अभी 1 मिनट रुकिएगा, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम नहीं ना? न्यूमेरिकल में समझाना है क्या, जितना हम कराते जा रहे हैं कोई समझाना है? दोनों समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलिए तो ठीक है, अभी 1 मिनट रुकिएगा।